छत्तीसगढ़, उसके नीचे राजस्थान, फिर राइट साइड में आप तेलंगाना आप ऊपर में देख रहे हैं और उसके नीचे मिजोरम है। और कल से यहाँ हम लिख रहे थे कि मिजोरम के नतीजे आएंगे 4 दिसंबर को। आज 4 दिसंबर और इस वक्त हम पेश करने जा रहे हैं कि आखिर 4 दिसंबर को मिजोरम में किसकी सरकार बनने जा रही है और इसके बाद फिर 5 राज्यों के चुनावों की गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। कहां कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर चर्चा होगी और कौन विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री। और आप जान रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के जो 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं सामने, उसमें से 3-1 की बराबरी पर मुकाबला जो है वो छूटा है। 3-1 के रिजल्ट पर मुकाबला छूटा है, जिसमें तीन जगह यानी कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बाजी मारी है। तो तेलंगाना में कहें तो एक शेर के मुंह से सत्ता को हासिल करना वो किया है, वो कमाल कर दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। तो कांग्रेस पार्टी को लेकिन सत्ता गंवानी पड़ी 2 राज्यों के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के। और मध्य प्रदेश में भी ऐसी उम्मीद लग रही थी कि इस बार सत्ता पर आ जाएगी। 5 के 5 राज्यों का में जीत का दावा कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन क्या राहुल गांधी अति उत्साह में बात कर रहे थे या कुछ और था, इन सब पर हम लोग कल काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज भी उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ मिजोरम का सूरत हाल भी हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो चाय की चुस्कियों के साथ जैसे कल आप हमारे साथ बैठे थे, आज भी बैठिए और इस चुनाव में, इस साल के आखिरी चुनाव के आखिरी रिजल्ट में हमारा साथ दीजिए, सहभागी बनिए। और उसके बाद तैयारियां शुरू होंगी लोकसभा चुनाव की और एक बड़ा चुनाव, उस बड़े चुनाव का महा कवरेज लेकर हम आएंगे। उसकी तमाम तैयारियां हमारी चल रही हैं और उससे भी रूबरू करवाएंगे, आप हमारी तैयारियों से भी रूबरू करवाएंगे। तो बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बता दूं कि मिजोरम में 40 सीटें हैं जैसा आप देख रहे हैं। सबसे राइट साइड में सबसे नीचे मिजोरम, MNF, ZPM, कांग्रेस एंड अदर्स ये लिखा हुआ है। MNF मिजो नेशनल फ्रंट है जो सरकार पर काबिज है इस वक्त। 40 सीटों में से 21 सीटें चाहिए बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए और उसके साथ साथ सरकार बनाने के लिए। MNF के अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट है यानी ZPM है और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के अलावा वहां पर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है और कुछ अदर्स में अन्य दल भी हैं। और इन सब में कौन कहां कितना आगे कितना पीछे जाता है। हालांकि छोटी सी विधानसभा है और उस विधानसभा में उम्मीद यही हम करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे और आप तक हम रिजल्ट पहुंचा देंगे। लेकिन जो कुछ भी होगा, जैसे जैसे होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ मिजोरम के बारे में आपको और भी जानकारी दे दूं कि ये मणिपुर से लगा हुआ राज्य है और मणिपुर की गतिविधियां आप सबको पता है। और मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान नहीं गए थे और ये कहा जा रहा था कि मोदी जी शायद मिजोरम को छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या अब भाजपा के पक्ष में ये मिजोरम जो है वो आएगा? एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इन 40 में से 23 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। 23 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि बाकी दल जो हैं वो चुनाव पूरे लड़ रहे हैं। और ZPM के बारे में कहा जा रहा है कि MNF काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रहा है ये फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। और ZPM ज़बरदस्त यहाँ पर उसकी लहर सुनाई पड़ी इस चुनाव के दौरान और उसके बाद एग्जिट पोल में भी। और ZPM और कांग्रेस, ये दोनों दल, कांग्रेस क्या MNF के एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाई है या कांग्रेस का वही हाल होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुआ? इन सब को भी हम देखेंगे। चलिए जल्दी से एक शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों के सामने हम नतीजे या उससे पहले जो रुझान आएंगे वो भी पहुंचाएंगे जैसा कल आप तक हम पहुंचा रहे थे। और साथ साथ इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो है अभी मौजूद है। आगे भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार और जुड़ेंगे और उनका विशेष जो एक अलग तरह का आपने कल भी सुना विश्लेषण, वो विश्लेषण आज भी आप सुनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। और सीधा प्रशांत टंडन जी के पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कितना इंपॉर्टेंट है मिजोरम या मिजोरम की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए?
नहीं, मिजोरम पे ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, और मिजोरम पे भी आज जिस पे ध्यान होगा राजीव जी, वो लालडोमा होंगे। और लालडोमा का जो जेडपीएम है वो 6 पार्टियों का एक गठबंधन है। और ये जैसे सिविल सोसाइटी के बारे में आप कह रहे थे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में याचिका की कि इसको चुनाव की तारीख जो है, गिनती की तारीख आज की जाए, सोमवार इतवार की जगह। तो जेडपीएम भी वहाँ की तमाम सिविल सोसाइटीज का मिला जुला एक संगठन है, जो 2019 में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बन गया। और ये जो लालडोमा है, ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे, और पहले लोकसभा के सदस्य हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जिनकी सदस्यता गई। तो लालडोमा भावी मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे हैं। कांग्रेस भी वहां पे 40 में से 40 सीटों पर लड़ी, और आपने सही कहा कि देखना ये होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कौन भुना पाता है, जेडपीएम या कांग्रेस, या जेडपीएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार होगी। जेडपीएम के बारे में एक बार और मैं बता दूं कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एंटी हिंदू राइट विंग। तो ये बात बहुत खास है यहाँ बताने के लिए, क्योंकि ये ज़रूर होगा कि अगर कोई सिचुएशन होती है तो वो किसके साथ संबंध कर सकते हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी भी पहुंची है 4 सीटों के साथ, 4 कैंडिडेट दिए उन्होंने। तो देखना होगा कि आज 9 बजे तक, 10 बजे तक जो है वो क्या होता है मिजोरम में। जाहिर सी बात है कि जो मिजो नेशनल फ्रंट है वो केवल 3 चीजों पे वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहा है। एक तो अपनी गवर्नेंस की एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी अपनी, जो सभी पार्टियों की होती है, उसकी भी है, सभी सरकारों की होती है, जिसका खामियाजा कल हमने देखा। दूसरा, वो बीजेपी के साथ या एनडीए में शामिल होने का भी एक खामियाजा भुगतेंगे आज। और और आपको ये सबको याद होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने का, लालडंगा ने मंच साझा करने का से इनकार कर दिया था। उसी के बाद मोदी साहब वहाँ गए नहीं। जी। तो इन सब चीज़ों पे निगाह होगी, और खास निगाह जैसे मैंने कहा कि वो जेडपीएम और लालडोमा पे होगी। नई पार्टी है, नए नेता हैं, उसमें उनका उत्साह है, काफ़ी उन्होंने काम भी किया है। और ये, और कल का राजीव जी संक्षेप में अगर आप इजाज़त दें तो कल का लेखा जोखा एक दो सेंटेंस में बोल दूं, क्योंकि जी। कल दिन भर और रात तक जो है विश्लेषण हुए। रात मैंने योगेंद्र यादव से इंटरव्यू भी किया, उसमें भी बहुत सी बातें आई हैं। और आज अखबारों अखबारों की सुर्खियां हैं, और मोदी जी के हैट्रिक की बात है। तो उसके बीच में छोटी सी 2-4 चीजें मैं कह दूं। एक तो ये कि बीजेपी की नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी 2 सरकारें गंवाने के बाद भी अभी भी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। और कल जिन 4 जगहों के चुनाव आए, नतीजे आए, उनमें बीजेपी का टोटल वोट शेयर, एवरेज वोट शेयर 37.3 है, और कांग्रेस का एवरेज वोट शेयर 40.3 है। तो ये फर्क है। कांग्रेस, बीजेपी ने 340 एमएलए भेजे और कांग्रेस ने 233 एमएलए भेजे, जिसमें लगभग 200 नंबर 2 पोजीशंस के कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस को कल एक सरकार मिली, 2 सरकार गंवाई, और दक्षिण भारत में कांग्रेस का जो सर्किल है वो कंप्लीट हुआ। दूसरा, दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री लंबे समय के लिए ब्लॉक हो गई है, और कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते, जैसे बहुत से अखबार या विश्लेषक लिख रहे हैं। क्योंकि 40% अगर एवरेज वोट शेयर कांग्रेस का आया है, तो उसको, उस पार्टी को आप भले चुनाव हार गई हो लेकिन राइट ऑफ नहीं कर सकते। राजीव जी। जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और ऐसे देखा जाए तो 2 राज्य कांग्रेस के पास थे, 2 में से
दोनों जो कांग्रेस के पास थे वो गंवाने के बाद भी एक राज्य पर काबिज होना, वो भी ऐसे राज्य पे जहां उम्मीद नहीं थी 6 महीने पहले तक, कोई चर्चा नहीं करता था कि यहां पर कांग्रेस जो है वो सत्ता पर काबिज होगी। बात मैं कर रहा हूं, या अभी हमारे से पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, वो तेलंगाना राज्य है और दक्षिण के दरवाजे यहां के साथ साथ, तेलंगाना में जीत के साथ साथ बीजेपी के दरवाजे कांग्रेस ने पूरी तरह से बंद कर दिए, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दक्षिण के दरवाजे के अलावा जब उत्तर की बात की जाती है तो उत्तर भारत में क्या कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी, इसका जवाब भी अभी प्रशांत टंडन जी दे रहे थे कि कांग्रेस को जो टोटल वोट शेयर कांग्रेस ने पाया है वो है 40% से ज्यादा, जबकि 37% के लगभग वोट शेयर है बीजेपी का। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के ऊपर एक प्रभाव कांग्रेस का कितना ज्यादा बढ़ा है और इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। एक राज्य आज मिजोरम है जिस पर हम चर्चा अभी कर रहे हैं, जिसके रुझान जैसे जैसे सामने आएंगे हम आप तक तो पहुंचाएंगे ही, और इस राज्य में भी कांग्रेस का क्या सूरत हाल रहता है वो हम आप तक बताएंगे, आपको पहुंचाएंगे। और इससे यह भी समझ में आएगा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस के चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है या घटी है। ये सब इसलिए भी क्योंकि अब इसके बाद और इस चुनाव में जो समीक्षा हम कर रहे हैं, इस रिजल्ट के दौरान या चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो समीक्षा करते आए हैं, इसका आपको असर दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। लोग भले माने या ना माने कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन लोगों का मिजाज आप विधानसभा चुनाव से जरूर टटोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए भी ये जरूरी है। मध्य प्रदेश अपने हाथ में ना लेकर के ना ला पाने में अगर कांग्रेस, या कहें मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर असफल रही है तो उसके क्या कारण हैं, उसके कई मायने उसको तलाशे जा रहे हैं, उस पर बात हो रही है। बात छत्तीसगढ़ में जहां लगता ही नहीं था कि कांग्रेस हार जाएगी, वहां पर बुरी तरह से कांग्रेस की हार है। बुरी तरह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 55 सीटों के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 54 सीटें बीजेपी को आई हैं और ये 54 सीटें पहली दफा आई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इतनी सीटें बीजेपी को कभी नहीं आई थी। 2003 में नहीं आई, 2008 में नहीं आई, 2013 में नहीं आई और 2018 में तो बीजेपी बुरी तरह से हार ही गई थी, जहां मात्र 15 सीटें थीं और बाद में 12 सीटें बच गई थीं। तो आज की तारीख में बीजेपी बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में कमबैक की है। तो उसके क्या मायने हैं, क्या कारण है, इन सबको कांग्रेस तो टटोल ही रही है, उस पर मंथन चिंतन गहरा जो कहते हैं चिंतन करेगी। लेकिन उसके अलावा हम लोग भी उस पर चिंतन मनन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते, विश्लेषक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि कौन कैसे जीत रहा है, कौन कैसे हार रहा है। बात इधर हम आज मिजोरम की जरूर करेंगे और मिजोरम के साथ साथ इन 5 राज्यों की बात अब होगी। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे आप देखते हैं और मिजोरम से लेकर छत्तीसगढ़ तक जरा आपका विश्लेषण। जी देखिए, वैसे ये जो चुनाव है इस समय मिजोरम का नतीजा ठीक है कि आज निकल रहा है, लेकिन हम इसको समग्र रूप से अगर शामिल करें तो राजू जी, ये पांचों के पांचों स्टेट्स हैं, हर राज्य की अपनी एक पृथक रूप से केस स्टडी हो सकती है। मतलब एक दूसरे से संबद्ध होने के बावजूद सबके अपने अपने वहां पे हार और जीत के कारण है। ये ठीक है कि इन तीनों ही राज्यों में, मतलब हिंदी पट्टी के जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है और कुछ में तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। जैसा आप बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो है इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं आई थी। उसका एक कारण ये भी था कि क्या वादे और गारंटी वो भारतीय राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा है, ये देखने की उत्सुकता हर किसी को थी। लेकिन वैसा कुछ ऐसा लगता है कि लोग अभी भी भावनात्मक इशू के ऊपर अभी भी ज्यादा उनका जोर है और उनकी पहली पसंद जो है वो इश्यूज नहीं बल्कि भावनात्मक चीजें कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन ठीक है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इन चीजों को नतीजे आए हुए, इसके ऊपर निश्चित रूप से विश्लेषण होंगे और लंबे समय तक होते रहेंगे। इस समय के जो चुनाव का जो रेफरेंस है, संदर्भ जो है वो काफी आगे तक जाएगा, क्योंकि यही सारी चीजें जो है वो जाकर जुड़ने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। हम लोग पहले से जानते थे कि ये जो अंतिम चुनाव है लोकसभा के पहले का और इस साल के आखिर का, इसका बहुत ज्यादा महत्व था। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि इन 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके एक तरह से वापस अपनी एक मजबूत जमीन तैयार की है। और मोदी जो है, जिसके बारे में काफी लोग सोच रहे थे, कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि इसके बाद मोदी की सिचुएशन जो है वो कमजोर हो सकती है अपने पार्टी के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है कि वापस उनके पांव जो है और मजबूती से
मतलब अपने पार्टी के अंदर भी जम गए हैं, अब पूरे देश में भी जम गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। रही बात छत्तीसगढ़ की, कल कल हम लोगों ने एक एक राज्यों पे भी वैसे काफी चर्चा कर ली है। मिजोरम पे मैं आऊं तो मिजोरम, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि भारत में राजनीति का जो स्वरूप है वो पांच चार तरह का है कम से कम। एक तो है पूरे मध्य क्षेत्र का और नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का, जिसमें हिंदी हिंदी पट्टी ज्यादातर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये तीनों राज्य हैं। और तो उसमें कुछ और दो चार उड़ीसा को मान लीजिए, झारखंड को मान लीजिए। एक है बिल्कुल दक्षिण भारत की राजनीति है। दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उस पर विकास के साथ साथ उनका प्रादेशिक अस्मिता के ऊपर बहुत ज्यादा हमेशा जोर रहता है, हमेशा फोकस रहता है। एक केरल को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, क्योंकि केरल वालों की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी कहीं ज्यादा उदार है, कहीं ज्यादा ग्लोबल है, क्योंकि वहां पर हमेशा से वामपंथियों का एक तरह से जो कब्जा रहा है, प्रभाव रहा जी। है, और अभी सरकार भी है, तो इसके कारण जो है। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति का स्वरूप हमेशा से एक अलग रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे के पूरे भारत ने कोई एक तरह की राय प्रकट की हो किसी भी चुनाव में, लेकिन दक्षिण भारत ने एक अलग रास्ता पकड़ा है। अभी का भी आप देखिए, तो पिछले समय के चुनाव को ले लीजिए और अभी के चुनाव को ले लीजिए, तो पिछले समय उन्होंने कर्नाटक में भारतीय कांग्रेस को वापस लाया था। एक बहुत बड़ी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बड़ी मजबूत सरकार थी, उसके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका था। दूसरा मामला देखिए कल जो हुआ तेलंगाना में भी, जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से वहां पर लग रहा था कि कांग्रेस कहीं उसका कोई बहुत ज्यादा नाम लेवा नहीं रहेगा। मुख्य लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के बीच ही होगी। लेकिन कब उसने भारतीय जनता पार्टी को रास्ते से हटा दिया और कैसे वो दूसरे नंबर पर आ गई, और उसने सीधी न केवल भिड़ंत की बीआरएस के साथ, बल्कि बीआरएस की सरकार को भी उसने उखाड़ फेंका। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को या किसी क्षेत्रीय पार्टी को नहीं हरा सकती। कर्नाटक में दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को हराया, भारतीय जनता पार्टी को। तेलंगाना में उसने क्षेत्रीय पार्टी को हराया। तो ये कांग्रेस की ताकत को अभी भी आप नहीं नकार सकते। आंकड़ों में और सीटों का विश्लेषण एक अलग तरीके से हो सकता है, बल्कि मेरा तो अब ये कहना है कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का फिर से प्रसार होने लगा है पूरे भारत में, एक बड़े काफी राज्यों में उसकी सरकारें अब बन गई है, मोदी जी का और विस्तार हो रहा है, उनकी लोकप्रियता का विस्तार अगर हो रहा है, और कांग्रेस सिमट रही, तो वैसे कांग्रेस की जरूरत पहले से कहीं लगातार देखिए ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्दे को इको नहीं कर सकते, प्रतिनिधित्व उसका नहीं कर सकते, उसका प्रसार नहीं कर सकते। कोई भी मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जितनी महत्वपूर्ण सरकार होती है उससे एक कदम आगे महत्वपूर्ण जो है वो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष होता है, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। लोकतंत्र का मतलब केवल सरकार नहीं है, केवल एक ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो केवल सरकार चलाए। उसके बिल्कुल पैरेलल, उसके लगभग उसी ताकत का आपके पास विपक्ष होना जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले के मुकाबले जो है कांग्रेस की जरूरत और पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तीसरी तरह की जो राजनीति जो हम देखते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा एक तरह से मुख्य राजनीतिक जो हमारी जो विमर्श है जो भारत का, उससे हमेशा थोड़ा सा अलग रहा है उसका विमर्श। उसकी अपनी सरोकार है, उसकी अपनी चिंताएं हैं। बहुत सारे जो है दूसरे देशों के साथ उनकी बॉर्डर्स मिलती है, किसी की म्यांमार जी। से मिलती है तो किसी की चीन से मिलती है, अलग अलग स्टेट। तो वहां पर एक जो अलग जो उसका स्वरूप है, तो वहां पे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और विकास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सारे के सारे इलाके में रोजगार की बड़ी कमी है, संसाधनों की कमी है, और एक अलग तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को बचा कर रखना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी अपनी पहचान। एक चौथे प्रकार की राजनीति है, उसको हम इस समय परे कर दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति है जो बिल्कुल मतलब पीओके के साथ जुड़ा हुआ, और कश्मीर के साथ जो हमेशा विवाद को लेकर वहां आतंकवादी घटनाएं, उसको हम करें। इस हिसाब से मिजोरम इसलिए महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में जो हुआ है, मणिपुर का मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक तरफ मणिपुर जैसा है और एक तरफ असम है। असम में जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, उन दोनों के बीच बाकी जो 5-6 स्टेट्स फंसे हुए हैं, वो उनके सामने एक बड़ा संकट यही है कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो उनकी वो जो आइडेंटिटी है, उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके ऊपर एक बड़ा खतरा वो हमेशा से वहां के लोग मानते रहे हैं। वहां पे जो ईसाइयों की बहुलता भी है बहुत सारे राज्यों में। तो अभी हम जो मणिपुर में की जो घटनाएं देखे, जिससे जिससे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया दहल गई थी, तो उसका असर भी निश्चित रूप से मिजोरम पर पड़ा है। मिजोरम के साथ मिजोरम में जो जोरामथंगा है,
और उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हमेशा देखिए पिछले कुछ समय से टकराव बढ़ा है। एक घटना का जिक्र हम सब जानते हैं कि जब जोरामथंगा ने कह दिया था कि मोदी अगर आएंगे तो अपना अलग मंच बना ले, हम उनके साथ जी शेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक तरह से एनडीए के साथ उनकी जो थोड़े बहुत जो वर्किंग रिलेशंस थे, बहुत ज्यादा गठबंधन वैसे नाम का हुआ था पिछले चुनाव में, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव किस्म का नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ही सदस्य था, मेरा अपना ख्याल है, और वो गठबंधन एक तरह से डिफंक हो चुका था। लेकिन बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसी तरीके से उसको रिवाइव किया जाए ताकि वहां पे कुछ फायदा ले सके। लेकिन मिजोरम के लोगों में और जोरामथंगा की जो पार्टी है, एमएनएफ जो है, उसके कान खड़े हो गए थे और एन वक्त उसने एक तरह से अपने आप को डिटेच कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद देखिए दो तीन जो आदेश आए। एक तो आया था कि जो म्यांमार से जो शरणार्थी आते हैं, मिजोरम में रहते हैं, उन उनको आप वापस भेजिए, ये कहा गया था, लेकिन उससे मिजोरम ने इनकार कर दिया। दूसरी बार शरणार्थियों के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए कहा था केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, उससे भी मिजोरम की सरकार ने इनकार कर दिया। तो एज सच गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज भी देती है, इसमें कोई शक नहीं। तेलंगाना में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले अगर उसका 8 गुना विकास हुआ है, हम कह सकते हैं। एक सीट से जो है वो 8 सीटों तक चले गए हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ वहां सीटें मिलती हैं क्या, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सफलता या असफलता ये उतनी ही महत्वपूर्ण है, मेरा अपना ऐसा ख्याल है वहां को लेकर। तो मिजोरम की ओर हम लोग को इसलिए भी उत्सुकता से देखना चाहिए, इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए कि बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत एक नॉर्थ ईस्ट में है, राजनीति की मुख्य धारा से अलग है, ऐसा नहीं है। उसका बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। वहां देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की भूमिका आने वाले समय में क्या होगी, उसका किसी के साथ क्या तालमेल बैठता है। हालांकि तालमेल की गुंजाइशें बहुत कम रह गई है क्योंकि वहां के उसके हिसाब से। लेकिन अगर कांग्रेस भी वहां पे एक अच्छा प्रदर्शन करती है तो वहां पर एक तरह से भाजपा विरोधी विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस वहां पर होगी, क्योंकि कांग्रेस ही नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों की स्वाभाविक मित्र हो सकती है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे राज्यों का निर्माण कांग्रेस के दौरान हुआ है पिछले लंबे समय से। तो वहां पर कांग्रेस की उपस्थिति भी देखनी होगी, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सफलता मिलती है, और क्षेत्रीय पार्टियों का अपना वजूद क्या होता है, ये मिजोरम में देखने का बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, मिजोरम में बहुत कुछ मिजोरम पर टिकी हुई इसलिए भी बातें जो हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि मिजोरम से कहीं ना कहीं जैसे दक्षिण के दरवाजे कांग्रेस ने अपने लिए खोल लिए हैं कर्नाटक जीत के बाद और अब तेलंगाना जीत के बाद, तो वैसे ही क्या मिजोरम में जीत कर कांग्रेस पार्टी पूर्वोत्तर के दरवाजे खोलने जा रही है या जेडपीएम के साथ में कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन होने जा रहा है? क्या एमएनएफ की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कांग्रेस पार्टी भुना पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब थोड़ी देर में आप तक हम पहुंचा ही देंगे, क्योंकि आज मिजोरम में जो चुनाव हुआ 40 सीटों के लिए, उन चुनावों पर आज उसकी काउंटिंग है और यानी मतगणना है, और मतगणना के जो रिजल्ट होंगे वो हम आप तक पहुंचाने के लिए सुबह से मौजूद हैं। और हमारे साथ 3 वर्ष साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, एक कमेंट आपसे भी चाहूँगा मिजोरम को लेकर, और खासकर इन 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए हैं, जिसमें देखिए चर्चा ज़रूर ये हो रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई, छत्तीसगढ़ में हार गई, राजस्थान में हार गई, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर हार करके भी जीत जो हासिल की है वो क्या जीत है, इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। थोड़ा सा उस तरफ इशारा प्रशांत टंडन जी ने किया था, उसको और थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे, और कैसे आने वाले समय में यहाँ सब कुछ कांग्रेस के लिए ख़त्म नहीं बल्कि यहाँ से कांग्रेस की शुरुआत मानी जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कैसे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे ये जो हार है इसको जीत में तब्दील किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ गई हैं। बुशरा खानम जी भी, बुशरा जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अमलेंदु उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास, कैसे देखते हैं आप मिजोरम से लेकर छत्तीसगढ़ तक? राजीव जी, एक तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि कल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगातार लाइव जो था हम लोगों का देखा, और लगभग 1 लाख के आसपास जो थे वो हमारे चैनल 2 पे करोड़ सुबह व्यूज कल सुबह के जो थे रहे। वो, जी 2 करोड़ व्यूज रहे कल के, और 1 लाख के आसपास लोग जो थे वो सुबह से ही बने हुए थे लगातार। और
राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल कहे जाते हैं, मुख्य धारा के जो कहे जाते हैं कॉर्पोरेट मीडिया वाले, उनसे भी कई बार हम जो थे आगे लाइव में निकले हैं सुबह से ही। तो ये इसके लिए हमारे दर्शक जो है वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर ये प्यार जो है वो बनाए रखा। अब राजीव जी बात करते हैं चुनाव की। देखिए, एक तो जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक अब अच्छा समय मिल गया है, जो थोड़ा सा समय बचा है लोकसभा चुनाव का उसकी तैयारियों के लिए, और जो चीज़ें कहें या गलतियां कहें या कमियां कहें जो रह गई इन चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, खासतौर से हिंदी पट्टी में, उसको दूर करने का समय जो है कांग्रेस के पास अच्छा इस समय मिल गया है। दूसरी बात राजीव जी, एक जो चीज तय हुई है वो ये जो कहा जाता था कि साहब हिंदी पट्टी में जो है वो कांग्रेस है ही नहीं, हिंदी पट्टी में कांग्रेस है ही नहीं, और यहाँ जो है सिर्फ क्षेत्रीय दल जो है और वो मंडल के वाले दल जो है सिर्फ वही जो है वो बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी बातें जो है एक तरीके से गलत साबित हो रही है, क्योंकि ये जो 3 राज्य थे ये हिंदी पट्टी के ही तीनों राज्य हैं, और यहाँ कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग बराबर की टक्कर से लड़ती हुई दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से 8% ज्यादा वोट मिले हैं, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1 या 2% का ही सिर्फ फासला है। सीटों का अंतर ज्यादा हो सकता है, लेकिन मत प्रतिशत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत पीछे नहीं है। तो यहाँ जो कमियां नहीं है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को दूर करने के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में जिस तरीके से तो जो अवहेलना का मुझे लगता है कि उससे निपटने का, उससे पार पाने का कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास बेहतरीन समय है। और जो 2019 के बाद जो नहीं निपटा था केंद्रीय नेतृत्व इन राज्यों में, उसे अब इनसे निपट लेना चाहिए, और जो गंदगी है उसको साफ कर लेना चाहिए, और नया जो नेतृत्व जो है वो बाहर के सामने लाना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को काम करना चाहिए, शायद कांग्रेस इस पे काम करेगी भी। जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, उससे ये बात लगती है। अब मिजोरम की बात राजीव जी ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ उसने सिर्फ 23 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और जेडपीएम, एनएमएफ और कांग्रेस, इन्होंने जो है सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट जो है यहाँ वो सिर्फ सामान्य के लिए है, बाकी 39 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। अब देखना यहाँ ये होगा कि जो जोरामथंगा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कह दिया था कि वो मोदी जी के साथ जो है वो शेयर नहीं करेंगे मंच, और मोदी जी उस घबराहट में मिजोरम गए भी नहीं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का क्या आता है निकल करके, और जोरामथंगा जो है उनकी पार्टी जो है वो वहां कहाँ टिकती है। मतलब मोदी जी से दूर हटने के बावजूद उन्होंने कुछ सुधार किया अपने वही, या फिर जनता को भरोसा नहीं हुआ कि आप जो है मोदी जी से अलग जा चुके हैं, ये जनता ने इस पर भरोसा नहीं किया। ये जो है आज के चुनाव परिणाम जो है ये बताएंगे कि कितना भरोसा जो है जोरामथंगा की पार्टी के ऊपर और जोरामथंगा के वक्तव्य के ऊपर मिजोरम की जनता ने किया है। अब जो परिस्थितियां हैं वो, अगर मान ली त्रिशंकु विधानसभा की कोई स्थिति बनती है तो ऐसे तो जेडपीएम और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अगर स्थिति ये बनती है कि क्लीन स्वीप जेडपीएम का हो जाता है, या क्लीन स्वीप जो है एमएनएफ का हो जाता है, या क्लीन स्वीप कांग्रेस का ही हो जाता है, तो फिर कोई गठबंधन वाली बात रहेगी नहीं। अब देखना ये है कि मिजोरम का जो चुनाव परिणाम आता है किस जी लगभग हंग असेंबली होगी, और बहुत से लोग बता रहे हैं कि स्पष्ट जो है वो जेडपीएम सरकार, तो अब ये थोड़ी हो जाएगा। आज अमलेंदु जी जरा आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है इसलिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि मिजोरम की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। आज मिजोरम का रिजल्ट आना है और 40 सीटें मिजोरम में हैं। एक सीट जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि सामान्य के लिए है, जनरल कोटे के लिए है, बल्कि 39 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और वहाँ आप जान रहे हैं कि एसटी 95% से ज़्यादा है मिजोरम में, और उसमें भी क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा, 90% से ज़्यादा क्रिश्चियन है। तो आबादी के हिसाब से भी ये राज्य बहुत महत्वपूर्ण, और ये एडजॉइनिंग स्टेट है मणिपुर का, और मणिपुर में जो हालात हैं उसका असर भी मिजोरम पर पड़ सकता है। और एमएनएफ वहाँ सरकार में रही, एमएनएफ को 26 सीटें आई थी पिछली दफ़ा 2018 में, 26 सीट्स, लेकिन उनके साथ, और वो अपने दम पर सरकार बना चुकी थी, उसके साथ साथ जुड़ गई भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास मात्र 1 सीट आई थी, 1 विधायक जीत कर आए थे। और यहाँ कहा गया कि हमारी एक सरकार वहाँ भी है, मिजोरम में भी है। चलिए ठीक है, लेकिन जब अब चुनाव की बारी आई तो एमएनएफ ने खुद को एनडीए से या बीजेपी से कहें तो अलग कर लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां के सीएम ने
मंच शेयर करने से, साझा करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। क्या यही मात्र एक कारण है या कारण मणिपुर भी है? मणिपुर का म न बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी म से मिजोरम लिखने वाले, जो कहें तो मिजोरम भी उसी से लिखा जाता है, म से ही, वहां भी ना पहुंचे। यानी कि म से बिल्कुल तौबा कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या वहां की जनता ने जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, उससे भी तौबा कर लिया है? ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी हम चर्चा यही कर रहे हैं कि मिजोरम में क्या कुछ होने जा रहा है, और इसीलिए मिजोरम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्यों है, इसलिए भी है क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे खुलते हैं। और इस चुनाव, यानी कि ये जो 2023 का चुनाव है, आप देखिए कि मिजोरम, ये एक 2018 का जो सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। एमएनएफ 26 सीटें, कांग्रेस उस समय 5 सीट जीत पाई थी, और जेडपीएम जोरम पीपल्स मूवमेंट 8 सीटें जीत पाई थी, और बीजेपी के खाते में 1 सीट आई थी। ये 40 सीटों की विधानसभा 2018 का रिजल्ट आपके सामने है। और आज 2023 का रिजल्ट क्या कुछ होगा वो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे ही, पल पल की रिपोर्ट जैसे आएगी। बुशरा खानम जी के पास आना चाहता हूं। बुशरा जी, कैसे देखा जाए मिजोरम को? कल का रिजल्ट हम लोग पहुंचा चुके हैं। कल 4 राज्यों में से 3-1 पर मुकाबला जो है वो समाप्त हुआ था। 3 विधानसभा बीजेपी जीती थी, बल्कि 1 विधानसभा कांग्रेस के खाते में, तेलंगाना कांग्रेस के खाते में आया था। अब मिजोरम, और मिजोरम पर कितनी निगाहें टिकी रहनी चाहिए आपके नजर से? जी देखिए, जैसे कोई भी राज्य जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मिजोरम भी इम्पोर्टेंट है। हम उसे कम सीटें हैं इसलिए उसे कम तवज्जो दें, या फिर हम उसके बारे में कम बात करें, ये पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक निज़ाम में एक पूरे तरीके से गलत बात होगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कोई हिंदी पट्टी के या फिर कोई साउथ के जो स्टेट हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और मिजोरम पर भी उसी तरह से निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मणिपुर इंटरनेशनल न्यूज़ बना, जो मणिपुर अभी तक भी वहां पर अशांति है, और जिसके बारे में कोई बात करने के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी जो है वो राजी नहीं होते हैं, और किस तरह का प्रेशर जो है बनाया गया, उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ बोला। लेकिन आप ये देखें कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो लगातार इस मामले को जोर शोर से उठाती रही, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा जब उसने मणिपुर की बात ना की हो। और मणिपुर की बात करना इसलिए जरूरी है जब मिजोरम की बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, और जो कुछ मणिपुर में हुआ उसका असर मिजोरम में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि क्रिश्चियन स्टेट है, क्रिश्चियन बहुल स्टेट है ये, और यहाँ पर ये देखना कि किस पार्टी की तरफ यहाँ पर हवा बह रही है और किस पार्टी की सरकार बनती है। क्या जो जेडपीएम एमएनएफ है, क्या वो सत्ता में फिर से काबिज होती है, या फिर कांग्रेस या फिर जेडपीएम मिलकर सरकार बनाती हैं? ये देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि 3 दिन तक राहुल गांधी एक छोटे से राज्य में, एक जहां पर सिर्फ 40 असेंबली सीटें हैं, वहां पर वो 3 दिन गुजारते हैं, और वो तमाम यादों को ताजा करते हैं जो उनके पिता के साथ, और जो सोनिया गांधी वहां पर गई, उन तमाम यादों को वो एक तरह से ताजा करते हैं वहां पर। फिर सोनिया गांधी एक बहुत इमोशनल मैसेज जो है वो मिजोरम के लोगों के लिए रिलीज करती हैं। तो आप ये देखिए कि इस कांग्रेस के लिए जितना महत्वपूर्ण कोई और राज्य है, उसके लिए ये राज्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है, जहां हमने तमाम राज्यों में बड़ी बड़ी सभाएं देखी, हमने देखा कि रैलियां हुई, एक के बाद एक पूरी ताकत लगी। हम जो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, शायद उसने भी मिजोरम के बारे में उस तरह से कभी बात नहीं की, क्योंकि उसको लगता है कि देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी से ही होकर गुजरती है, और अगर आपको सत्ता पर काबिज होना है तो हिंदी पट्टी पर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल अपना करना होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है जिससे साउथ ने जिस तरह से राह दिखाई है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के जितने भी राज्य हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। देखना ये होगा कि महिला सुरक्षा को लेकर या जिस तरह के वादे वहां पर किए गए कांग्रेस की तरफ से, जो लास्ट मोमेंट पर एमएनएफ ने मोदी भारतीय जनता पार्टी से अपना एक तरह से
टाई खत्म किया और एक डेयरिंग स्टेप हम इसको कह सकते हैं खाया कि उन्होंने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कह दिया कि उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। क्या ये तमाम टैक्टिक्स उनकी या ये तमाम जो उन्होंने स्टेप्स लिए, क्या वो कारगर साबित होते हैं? अगर हंग असेंबली की तरफ जाता है तो क्या फिर जेडपीएम और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं? और क्या फिर जो ये सरकारी मीडिया है या ये कहेगा कि 2 स्टेट जो हैं वो कांग्रेस ने जीते हैं और 3 बीजेपी ने जीते हैं, तो क्या इस तरह से वो ये दिखाएगा? क्योंकि आप ये देखिए कि कल से सिर्फ ये बात हो रही है कि 3 राज्य जीत लिए गए और जीत एक तरफा हुई। हम मानते हैं कि जीत एक तरफा हुई, 3 राज्य जीत लिए गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन तेलंगाना का जिक्र जो है जिस हद तक कम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मंशा को दिखाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज का जो डिफरेंस रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उसको देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक राज्य के अलावा जो दोनों पार्टियों के बीच में जो वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस रहा है वो बहुत नैरो है, वो बहुत कम है। ये बताता है कि अभी भी कोई पार्टी अगर टक्कर दे सकती है और जो पूरे दमखम से लड़ी वो सिर्फ कांग्रेस ही थी। आप उसे क्रिटिसाइज करिए, आप बात करिए कि क्या कहाँ खामियां रही, इस पर बात करना बेहद जरूरी है। उनको आईना दिखाना भी जरूरी है, उनको ये बताना जरूरी है कि उनके जो बड़े बड़े नेता थे जिनमें अहंकार था, जो एक तरह से राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की बात की, जिस तरह से वो नफरत की सियासत को खत्म करने की जो बात लगातार करते रहे, वो सबके साथ की जो बात करते रहे, सबको साथ लेकर चलने की जो बात करते रहे, उससे इतर कहीं ना कहीं 2 स्टेट के कम से कम जो नुमाइंदे थे कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए नजर आए। उसको लेकर कल पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था और वो तस्वीरें भी वायरल थी जब बागेश्वर धाम बाबा के कदमों में एक तरह से बैठे हुए नजर आ रहे थे कमलनाथ और उनके बेटे, और किस तरह से सब कुछ जो किया गया, क्या उसका कोई असर देखने के लिए मिला है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया है। उन्होंने जातियों को लेकर, उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर बहुत माइक्रो मैनेजमेंट किया है। और छत्तीसगढ़ में कई कई जगह पर जहां पर क्रिश्चियंस हैं, जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, वहां पर ये भी उन्होंने किया है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं उससे भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो ये कांग्रेस को अब ये विश्लेषण अपना करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है कि कहाँ खामियां रही, क्या उसका अति आत्मविश्वास, क्या जीत से पहले जीत की खुशियां मनाना, या फिर एक तरह से फ्री हैंड दे देना तमाम जो जितने भी उनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे या जो चीफ मिनिस्टर थे उनको फ्री हैंड दे देना। क्या इस सब का खमियाजा भुगता है कांग्रेस ने? ये इन तमाम चीजों पर उसको जाहिर सी बात है सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर जो एक तरह से जीती हुई बाजी लग रही थी, जो तमाम सर्वेज ये कह रहे थे कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि सरकार बनी हुई है और कम से कम छत्तीसगढ़ को लेकर तो किसी को कोई संशय नहीं था, तो ये जाहिर सी बात है, ये सोचने की जरूर बात है, उसे कमर कसने की बात है 2024 के लिए कि अपनी खामियों को दूर करे। अभी भी वक्त है और आज 4 दिसंबर है, तो आज शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। सुपर डुपर कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। और कल हमने देखा ही प्रधानमंत्री को किस तरह से अपने ही उन्होंने ऑफिस में अपना स्वागत जो है वो करवाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, और किस तरह से जो उन्होंने कहा वो सब भी सुनने की जरूरत जरूर है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि जैसे ही उनकी पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है और उनका स्वागत सत्कार उनके दफ्तर में होता है और मुख्यालय जो दिल्ली में है उसमें होता है, जिसका जिक्र कर रही हैं हमारी सहयोगी, हमारी साथी बुशरा खानम जी। और हम मिजोरम की चर्चा कर रहे हैं। आज मिजोरम में चुनाव के बाद आपको पता है कि 7 नवंबर को मिजोरम में सबसे पहले 40 की 40 सीटों के लिए मतदान करवाए गए और उसी दिन 20 सीटों के लिए बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कुछ एरिया में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां भी मतदान हुए थे। और इससे शुरुआत हुई थी 5 राज्यों के चुनाव की। और उसके बाद जिस राज्य में सबसे पहले मतदान हुए वहां सबसे लास्ट में काउंटिंग हो रही है। आज काउंटिंग हो रही है, मतगणना हो रही है। मतगणना में क्या कुछ बाहर निकल के आता है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले
2018 का जो सूरत हाल है, 2018 में विधानसभा की जो स्थिति थी वो आप तक एक बार फिर से पहुंचाते हैं कि 2018 में जो MNF है उसको 26 सीटें आई थी और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 5, ZPM मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट इनको 8 सीटें आई थी और बीजेपी 1 सीट हासिल कर पाई थी। लेकिन बीजेपी और MNF ने मिलकर सरकार बनाकर पूरे 5 साल तक चलने की कोशिश, लेकिन आखिरी वक्त जब चुनाव का वक्त आया और खासकर मणिपुर में जो घटना, जो हालात पैदा हुए, उसके बाद से दोनों की राहें, MNF और बीजेपी की राहें अलग अलग हो गई। लेकिन क्या अब इस चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी आता है इसके बाद फिर दोनों एक साथ आएंगे? कई बार आ जाते हैं, इसलिए ये सवाल यहां आप सबके बीच रख रहा हूं। दूसरी बात यह भी कि कांग्रेस और ZPM के पास बहुत बड़ा मौका आज है कि ये सत्ता पर काबिज हो पाए। कांग्रेस 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ZPM भी 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी इस बार मात्र 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 23 सीट्स पर चुनाव ही लड़ पा रही है। इसके पास कैंडिडेट भी नहीं थे और या अंदर खाने MNF के साथ में कोई बात इस ढंग से हो गई कि चलिए हम आपका सपोर्ट कर देंगे। देखा जाएगा, जो भी है रिजल्ट सामने आएगा तो ये सब हम बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन MNF जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी से ये जो फ्रंट है वो गुजर रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ये मौका है, ZPM के पास भी, मिजोरम पीपल्स फ्रंट मूवमेंट के पास भी मौका है कि वो 21 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार पर काबिज हो पाए। तो आज पूर्वोत्तर में क्या कुछ होने जा रहा है और मणिपुर के में उपजे हालात के बाद ये पहला चुनाव है जिसका एक कह लें कि लिटमस टेस्ट है ये कि मणिपुर में आज चुनाव अगर हो जाएं तो मोदी जी की हालत क्या होगी, बीजेपी की हालत क्या होगी, जो बीजेपी वहां सत्तारूढ़ है। तो इसलिए भी वहां भी कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा राइट विंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है और उसमें ZPM हो या MNF हो या बीजेपी हो, ये सब कितने सफल हो पाए हैं, वहाँ की जनता के ऊपर अपनी छाप कितनी छोड़ पाए हैं, ये सब देखना होगा। इन तीनों राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, इन तीनों राज्यों में भी बीजेपी ने जिस आधार पर, जिस ज़मीनी हालात पर चुनाव लड़ने की कोशिश की और जीत करके ये आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं अल्ट्रा राइट विंग का बहुत बड़ा हाथ है और उसका सहयोगी तो बीजेपी के सहयोगी तो हैं ही। RSS की बात मैं कर रहा हूं, RSS को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सब चर्चा हम करेंगे आज इस रिजल्ट के साथ साथ, जैसे जैसे आपके सामने रुझान आएंगे, रुझानों को हम आप तक रखेंगे और अब से मात्र 3 मिनट बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मात्र 3 मिनट का इंतजार कीजिए और 8.5 लाख से ज़्यादा मतदाता मणिपुर में हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, कुछ ऐसे भी काउंटिंग सेंटर हैं या कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां मात्र 2 राउंड में नतीजे आपके सामने होंगे। कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पे या विधानसभा की सीटें हैं जहां 4 राउंड, 5 राउंड या 6 राउंड में नतीजे आ जाएंगे। इसलिए कल की तरह बहुत लंबा इंतजार आपको नहीं करना होगा। हो सकता है कि अगले 2 से 3 घंटे में आप तक मिजोरम के पूरे रिजल्ट यानी कि कौन जीता कौन हारा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आराम से बैठिए दोस्तों, और जो उत्तर भारत में है, सर्दी का मौसम है, उतनी सर्दी इस बार नहीं पड़ रही है जितनी पड़ती थी। दिल्ली में हालात वैसे ही हैं जैसे नहीं होने चाहिए थे। गर्मी यहाँ भी है अभी तक और वैसे में ये जो गर्माहट है, सियासी गर्माहट, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए और इसके साथ साथ 2024 का हाल क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, किस ढंग से देखा जाए, मिजोरम की बात हम कर रहे हैं और साथ साथ इन चारों राज्यों, 4 राज्य और भी जिसका रिजल्ट कल आया है, लेकिन ये 4 और 1 5 राज्य तक ही मामला नहीं है। मामला इसके बाद इंडिया गठबंधन का भी है और यहां से इंडिया गठबंधन, क्योंकि 6 तारीख को इसकी मीटिंग है, एक ज़बरदस्त बड़ी मीटिंग होने जा रही है और वो भी डिनर डिप्लोमेसी कह लें, उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर उन्होंने बुलाया है। कुछ इंडिया गठबंधन के नेता कल नाराज़ भी दिखे और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस अच्छा कर रही है। ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ लोग अखिलेश यादव, अखिलेश वकीलेश को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, कुछ ट्रेंड कराने की कोशिश में भी रहे।
क्या ये सब भी अंदर खाने से बीजेपी की तरफ से ही बढ़ावा है या कुछ और है? कुछ ऐसे नेता भी हैं कांग्रेस के अंदर भी जो खुद कांग्रेस का भला नहीं चाहते हैं, वो भी दिखाई दिए कल, बहुत फुफकारते हुए नजर आए अपनी ही पार्टी पे। जी, देखिए राजीव जी, अब कल के नतीजों की अब अगर रात भर सोने के बाद अब आज की नई सुबह में हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ चीजें रीथिंक करनी पड़ती हैं। पहली बात की देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि और मैं और स्पेसिफिक डेटा अगर दूं उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत देखिए में कल इस वक्त जो हम अभी आपको बता ही रहे थे, 8 बज चुका है और मिजोरम में मतगणना शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है मिजोरम में। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सब आप जानते ही हैं। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और 8 बिल्कुल घड़ी की सुइयां जो है 8 पर हैं और अब डाक मतपत्रों की पेटियां जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं और थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मिजोरम में मतगणना शुरू। मिजोरम को लेकर बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात कि यहां एमएनएफ जो सत्तारूढ़ है बीजेपी के साथ थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले वो बाहर हो गई। तो क्या बीजेपी और एमएनएफ फिर से सत्ता पर काबिज होने की जुगत में है या जेडपीएम बाजी मारती है या कांग्रेस पार्टी आगे निकल जाती है? राहुल गांधी ने यहां 2 दिन का वक्त गुजारा था और आपको याद होगा राहुल गांधी यहां स्कूटी की सवारी करते हुए नजर आए थे। क्या राहुल गांधी का जलवा यहां कायम रहेगा या कुछ और होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नहीं जा पाए थे। प्रधानमंत्री का नहीं जाना, मिजोरम के बगल में मणिपुर के जो हालात हैं उसका क्या असर पड़ा है यहां के चुनावों पर? यह सब कुछ धीरे धीरे रुझानों में आपके सामने होगा। प्रशांत टंडन जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, अभी रुझानों में कुछ 10-15 मिनट का देर, जब तक हम लोग जरा कल के नतीजों और आज मिजोरम में क्या होने जा रहा है इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर उत्तर भारत में ही देखें अगर, तो उत्तर भारत में ही कांग्रेस को 40.7% वोट शेयर आया है, 40%, और 170 एमएलए उसने विधानसभाओं में भेजे हैं। ये छोटी मोटी फिगर नहीं है, और खासकर तब जबकि बीजेपी कॉर्पोरेट ताकत, हिंदू मुस्लिम करने वाला मीडिया, सांप्रदायिक प्रचार, इलेक्शन कमीशन, ईडी, कॉर्पोरेट का पैसा, इन सब के साथ चुनाव में जाती है। तो ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है। इस बात को रेखांकित करना चाहिए कि इस तरीके से बीजेपी चुनाव में जाती है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस 170 एमएलए भेज पा रही है और 40% वोट शेयर ला रही है, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के मैसेजिंग में दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं। 40% वोट शेयर छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने वोट शेयर पर तो सरकारें बनती है। बीजेपी में केंद्र की सरकार 40% वोट शेयर के साथ नहीं है जी, मोदी जी की। तो ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सवाल ये है कि कुछ नेताओं को कुछ अपनी स्ट्रेटजीज को उन्हें ट्वीक करना है, कुछ नेताओं को किनारे करना है। जनता ने जो कांग्रेस काम नहीं कर पाई, कल जनता ने कर दिया। जनता ने उन नेताओं को किनारे कर दिया। अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस जनता की बात मानती है कि नहीं मानती है, कि वो नेता जो कमलनाथ जैसे नेता जो चरणों में पड़े हुए, या जो एरोगेंट नेता जो लड़ते भिड़ते रहे, और कुछ स्वयंभू नेता जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो मैं नाम ले दूं, प्रमोद कृष्णम टाइप के नेता क्या है, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और वो कांग्रेस की विचारधारा से ही उल्टी बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोच के देखिए कि क्या कोई व्यक्ति बीजेपी में रहकर बीजेपी की विचारधारा से इस तरीके से बात करके बीजेपी में रह सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई नेता समाजवादी पार्टी की विचारधारा और अखिलेश यादव को इतना खुला चैलेंज देख के समाजवादी पार्टी में 24 घंटे भी रह सकता है? कांग्रेस को ये सोचना होगा कि अपनी ताकत पहचाननी होगी कि उत्तर भारत में अभी भी कांग्रेस को 40% वोट शेयर, 170 एमएलए भेजे हैं। इतना किसी भी क्षेत्रीय दल की ताकत नहीं अभी भी, और उस ताकत को कांग्रेस पहचानने और हिम्मत से इन नेताओं को और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। ये सबक बीजेपी सीखना चाहिए कि बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को कैसे किनारे किया और चुनाव वो जीत के ले गए। मैं उसको
केवल और केवल मोदी जी की परफॉर्मेंस नहीं मानता हूं। अगर मोदी जी राहुल गांधी के सामने या कांग्रेस के सामने बगैर ईडी, बगैर सीबीआई, बगैर एजेंसी, बगैर एक निष्पक्ष चुनाव आयोग और बिना उतने ही संसाधनों के साथ, बगैर नफरती मीडिया के सपोर्ट के अगर जाएंगे तो चुनाव का नतीजा कुछ और होगा। अब बात है मिजोरम की। मिजोरम में देखिए, बहुत बड़ी बात जो आपने की है, पूरी दुनिया की निगाहें होंगी मणिपुर की वजह से। मणिपुर पे यूरोपियन पार्लियामेंट यूनियन से लेकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट सब जगह पे विचार हो चुका है, प्रस्ताव पारित हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने बात की है वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस की, और उसका पहला रिफ्लेक्शन, उसका पहला एक्सप्रेशन आज हमको 1-2 घंटे के बाद मिल जाएगा कि मिजोरम की जनता या नॉर्थ ईस्ट की जनता क्या करती है। और एक आखिरी बात ये कहूंगा कि मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है मिजोरम, और एनडीए का जो दूसरा एक नॉर्थ ईस्ट के लिए ग्रुप है बीजेपी का, वो नेडा है। नेडा के चेयरमैन है हेमंत बिस्वा शर्मा। वो छत्तीसगढ़ तक चुनाव प्रचार करने आते हैं, लेकिन वो 40 में से 40 कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं। उनसे कब सवाल पूछा जाएगा? अगर आप 40 कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं मिजोरम में, तो आपको केवल राष्ट्रीय पार्टी कराने का नैतिक हक नहीं है। वोट शेयर आप ले लें उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के हिसाब से, लेकिन केवल वोट शेयर ही नेशनल पार्टी नहीं बनाता है। नेशनल पार्टी का चरित्र भी होना चाहिए कि आपको राष्ट्रीय एकता और सारे राज्यों में जीत हार की परवाह किए बगैर आपको रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी का देना है। 40 सीटें अगर आप नहीं दे पाए तो ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, नेडा के लिए और हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 40 में से और 23 सीटों पे चुनाव आप लड़ रहे हैं और 21 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो अपने दम पर शायद हो सकता है कि बीजेपी और हिमंता विश्व शर्मा के दम पर, क्योंकि वो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आकर, राजस्थान में याद कीजिए कि एक तरफ जहां बुलडोजर तो दूसरी तरफ हिमंता विश्व शर्मा भी वहां पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो अलग अलग जगहों पे फायर और ब्रांड को अलग अलग कर लीजिए और फायर को रखिए तो वो करके ज़रूर आ जाते हैं। तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत है बीजेपी को, और उन नेताओं के दम पर क्या बीजेपी आगे बढ़ पाएगी आने वाले समय में, ये देखना होगा। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और धार्मिक ध्रुवीकरण से लेकर के बहुत सारी बातें यहाँ रख रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर ये बताती हैं कि 40% लोग अगर कांग्रेस के साथ हैं और 37% लोग इन 4 राज्यों में बीजेपी के साथ हैं, तो कौन कहाँ कितना ज़्यादा है वो साफ उससे नज़र आता है। जीते कोई भी हारे कोई भी ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि संख्या आपके साथ कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज संख्या के मामले में कौन आगे रहेगा मिजोरम में, ये भी देखेंगे हम। जैसे अब 8 बज चुका है और 8 बजने के बाद अब मतपेटियां खुलना शुरू हो गई हैं और रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्दी आज हम इसलिए लेके आएंगे क्योंकि 2 से 3 या 4 राउंड की गिनती होगी, और वैसी गिनती नहीं जैसी कि हिंदी पट्टी में कल हो रही थी। एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। छत्तीसगढ़ में आखिर क्या हो गया दीपक जी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में हिंदी पट्टी के ऐसा लगता है कि संभवतः जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो कहीं ज्यादा हावी हुए हैं। पहले हम सबको ऐसा लग रहा था कि पिछले राहुल गांधी ने जो पिछले साल जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद एक भारत के पास एक एनलाइटेंड और पहले के मुकाबले एक बेहतर सोच वाला मतदाता और उसका समूह तैयार हो गया होगा, ऐसी एक हमारी सोच थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात सही नहीं है। अब भी जो है भावनात्मक मुद्दे लोगों को अपील करते हैं। कम से कम मुझे छत्तीसगढ़ के मामले में इसलिए ऐसा लगता है कि अगर हम ये फार्मूला करें कि भाई जो वादे और गारंटियां जो हैं वो पिछले कुछ समय से लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया था और इसके बल पर मतदान करेंगे, और जैसा कि तेलंगाना में हुआ भी, तेलंगाना में जो कांग्रेस ने अभी तक
इस राज्य के बनने के बाद तो कभी सत्ता नहीं संभाली थी, लेकिन वादे गारंटी वहां पर अभी तक वो टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूला भी नहीं था, अभी तक तो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन केवल राहुल गांधी की या वहां पर कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं पर विश्वास करके अगर तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता सौंपी जाती है, तो उन राज्यों में क्यों नहीं जहां पर पहले से ही ये वादे और गारंटियां काम कर रही हैं। उसके आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में अगर मामा जी ने लाडली बहन योजना लागू की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी के कारण जो है उनकी नैया जो है वो पार हो सकी है। तो छत्तीसगढ़ में तो फ्रॉम द डे वन 2018 में जैसे ही भूपेश बघेल ने सरकार संभाली थी, उसके बाद ही सब कुछ शुरू हो गया था। मतलब जिसको हम कहते हैं कि वादों और गारंटियों का एक तरह से फ्लड ही था वहां पर। पहले दिन ही कर्ज माफी, किसानों को बढ़ा हुआ एमएसपी वगैरह वगैरह, न्याय योजनाएं बहुत लोकप्रिय हुई, जिसका उल्लेख हम बार बार करते रहे हैं। अब पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। यहाँ तक कहा जाता रहा था कि कम से कम गाय का जो गोठान है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, ये पूरे देश में भी कांग्रेस चाहे तो उसको मतलब रेप्लिकेट कर सकती है। इतने पावरफुल उन योजनाओं को माना गया था, इतने प्रभावशाली माना गया था। लेकिन वहां पर भी अगर नकार दिया गया, दो मुद्दे सामने आए थे, जिसमें आप देखिए कि वहां पे एक जो मुस्लिम एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी मुस्लिम लड़कों के द्वारा, उसके पिताजी को रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर नेता के सामने खड़ा किया गया और वो व्यक्ति जीत गया। तो इसका मतलब है कि लोगों की रुचि अभी भी भावनात्मक मुद्दों में बनी हुई है। हालांकि मैं अब ये एक अलग विषय है कि कौन से मुद्दे सही हैं, लेकिन ये अपना मतदाता की स्वतंत्रता है, मतदाता की अपनी पसंद है कि किन मुद्दों के साथ वो जाना चाहता है, किन मुद्दों पर वो किस पार्टी को हराना चाहता है या जिताना चाहता है। उसको हम किसी तरीके से हम चैलेंज नहीं कर सकते, ना उसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये जरूर था कि हम सब सोच रहे थे कि पिछले कुछ समय से जो धीरे धीरे जो वापस परिपक्व हो रहा था भारत का जो लोकतंत्र जो है, मतदाताओं की सोच है, उसका विवेक फिर से जागृत हो रहा था, ऐसा मैं खुद भी मान रहा था। मैं ये नहीं कहता कि और किसी की बात क्या करूं, मैं खुद भी मान रहा था कि क्योंकि उसमें मैं एक चीज तो जरूर मान रहा था कि जो पिछले साल जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, उससे लोगों के बीच एक बड़ा संदेश गया था कि आपको आर्थिक मुद्दों पर जो है वो लगातार सोचना होगा, कौन आपके अधिकारों को छीन रहा है, किसमें आपका आर्थिक फायदा है, आपके हित किसमें है, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे जो हैं एक तरह से वो मुखर होने लगे थे, जिसका परिणाम हमको कर्नाटक में दिखा था। कर्नाटक में तो सीधे सीधे उन मुद्दों की हार थी, जिन मुद्दों के बल पे आज इन 3 राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मतलब या तो वापस आई है या उसे सत्ता मिली है। राजस्थान में भी मुझे ऐसा लगता है, जिस कन्हैया वाले एपिसोड को, जिस मुद्दे को हम एक तरह से खारिज कर रहे थे कि शायद इसका कोई असर नहीं होगा, देखिए अब अशोक इससे ज्यादा बड़ी योजना क्या हो सकती है कि आपको इस महंगाई के जमाने में, जहां आप एक सामान्य किस्म के क्लिनिक में भी जाके अपना इलाज नहीं करा सकते, आज किसी भी डॉक्टर की फीस जो है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए से कम नहीं है। विशेषज्ञ 1,000 रुपए तो केवल हाथ लगाने के लिए लेते हैं। ऐसे जमाने में अगर आपको 50 लाख रुपए की अगर स्वास्थ्य योजना मिलती है, तो आपको अगर उसके मुकाबले लगता है कि कन्हैया वाला इशू बहुत ज्यादा अधिक कहीं महत्वपूर्ण है, आपके स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण वो इशू है, तो इसके लिए कांग्रेस क्या करे और इसके लिए राहुल गांधी क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो कही जा रही है कि कमलनाथ का ऐसा व्यवहार रहा, हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि ये सारे नेता सार्वजनिक जीवन में होते हैं, कई तरह के इश्यूज होते हैं, परस्पर संबंधों की बात होती है, तो हो सकता है कि बातचीत ऊंच नीच होती होगी, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है कि पूरी की पूरी वहां पे हर सीटों पे हरा दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश का उदाहरण लूं कि अगर समाजवादी पार्टी 8, 10, 12 सीट मांग रही थी, मान लो दे भी दी जाती और नहीं दी, तो क्या पूरे के पूरे मतदाताओं ने क्या इतने नाराज हो गए इस मुद्दे पर कि उन्होंने पूरे राज्य में कांग्रेस को हरा दिया? ये मतलब ये बात पचती नहीं है कहीं भी, ये कोई बड़ा ऐसा लॉजिक नहीं है। मेरा ये भी कहना है कि सारे नियम अब फार्मूले जो है इन 4-5 राज्यों के बीच टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तेलंगाना में वादे और गारंटी काम करनी है तो बाकी जगह क्यों नहीं कर रही है, और अगर भावनात्मक मुद्दे बाकी जगह काम कर रहे हैं तो तेलंगाना में क्यों नहीं किए। अभी तो चूंकि 24 घंटे भी नतीजों को नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से इसके ऊपर और बातचीत होगी, कांग्रेस के अंदर भी निश्चित रूप से सोचा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस जिस तरीके से मार्च कर रही थी और सब सारे के सारे चैनल बता रहे थे,
कुछ लोगों को छोड़कर सारे के सारे चैनल एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि कांग्रेस की बहुत शानदार यहाँ पे या तो वापसी होगी या नई जमीनें वो हासिल करेगी। तो उसको तो झटका लगा है। हम सबसे ज्यादा जो चिंता करेगी वो कांग्रेस करेगी, और ये बात अब देखनी होगी कि इन चीजों का प्रभाव इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ता है। मेरा खुद का मानना है कि जब एक अच्छी बात यह हुई थी कि शुरू से बात स्पष्ट कर दी गई थी कि विधानसभा के चुनाव अलग है और लोकसभा के जो चुनाव है वो अलग मुद्दों पर लड़े जाएंगे। चलिए जरा आपको जनता रोकना के चाहूंगा। सामने भी ये देखिए अब बात स्क्रीन है। पे जी। रुझान आने शुरू हो गए। 4 सीटों के रुझान सामने हैं और एमएनएफ 3 सीटों पर आगे है, जेडपीएम 2 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे है। ये रुझान यहां पर मिजोरम के रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं और आज काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है वोटों की मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट और मणिपुर से लगा हुआ एक राज्य जहां 2 सीटों पर जेडपीएम, 3 सीटों पर एमएनएफ और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। बैलेट पेपर्स जो हैं उसके रुझान हैं ये, और उन रुझानों के आधार पर अभी एमएनएफ आगे है और 2 सीटों पर जेडपीएम, एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट, जेडपीएम जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस पार्टी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1 सीट पर अदर्स के खाते में अभी तक कुछ नहीं, और अदर्स में ही हम बीजेपी को भी बताएंगे और आप चाहेंगे तो बाद में अलग से भी बीजेपी को कितनी सीटें यहां पर आई हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि और सबसे बड़ी बात कि बहुत जल्दी यहां के नतीजे आप देखेंगे। 40 में से 6 सीटों के रुझान और 6 में से 3, 2 और 1, ये रुझान बीच बीच में जैसे जैसे आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये आज काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है मिजोरम की, बल्कि जबकि 4 राज्यों की गिनती कल हो चुकी है और चारों राज्यों में से 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जबकि 1 तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 6 सीटों के रुझान सामने हैं। जी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पहले तो इस रुझानों की अगर बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति पहले थी लगभग वही नजर आ रही है। हालांकि बहुत जल्दी होगा, लेकिन उसका अगर पूरे चावल के पतीले में देखना 2-3 दाने ही निकालने हो तो वही ऑर्डर नजर आ रहा है। एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस और बीजेपी हो सकता है गठबंधन बनाने के लिए कहीं एक आध सीट पे उसका रुझान आ जाए तो आ जाए, कर नहीं सकते। तो एनीवे ये थोड़े से मैं हास्यास्पद उसमें बोल रहा था। तो दूसरा मुझे लग रहा है कि अब असली चैलेंज जो कांग्रेस के पास और गठबंधन के पास ये है कि इन हार का असर अपने ऊपर न होने दें, ये असली बात है। कांग्रेस भी इस पराजय को झटक कर एक बार फिर से अगर खड़ी होती है, और उसके इतिहास में हम देखें तो कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ये हुई है। अगर हम शुरुआत ही कर दें 1942 से शुरू कर दें, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को अंदर कर दिया था अंग्रेजों ने, फिर भी कार्यकर्ताओं ने अपने बल पे और स्थानीय नेताओं के बल पे वापस उठ खड़ी हुई थी कांग्रेस, उसके बाद सत्ता भी हासिल की। और उसके इतिहास में तो पिछले 70 सालों में 75 सालों में कई बार गिरना, पड़ना, उठना, फिर से बनना, ये लिखा हुआ है। और शायद जो पार्टी किसी इतिहास के साथ इस तरीके से जुड़ी रहती है उसके लिए परीक्षा का समय बार बार आता है, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं 1 या 2 परीक्षाओं में नाकाम होने के बाद नेस्तनाबूद हो जाते हैं। बहुत सारे भारत की बहुत सारी समाजवादी पार्टियों को देखिए, रिपब्लिकन पार्टियां देखिए, या साम्यवादी भी दल देखिए, उनका अस्तित्व बहुत कम बचा है, सिमट गई है बहुत कम। संगठनात्मक रूप से हो सकता है कुछ जगह पे काम कर भी रहे वो, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम झंझावातों के बीच तो फिर से खड़ी हो जाती है, और उसको खड़ा होना पड़ेगा। वो मतलब उसके पास वापस उठ खड़े होने और लड़ते रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वरना आप ये समझ लीजिए कि अगर जिस दिन कांग्रेस ने सोचा कि ठीक है हमें क्या, जब हम भी बाकी अन्य दलों की तरह 1 आध 2 राज्यों में सिमट के रह जाएंगे और अपना काम करते रहेंगे, तो नहीं, कांग्रेस वो एफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो विचारधारा है, कांग्रेस के पीछे जो विरासत है, उसका जो इतिहास है, तो जनता उसे ऐसा करने ही नहीं देगी। उसको बार बार गिरना भी पड़ेगा और बार बार उठ के खड़ा भी होना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंडिया गठबंधन 6 दिसंबर को जब होगा, सारे क्लेरिफिकेशन सामने आ जाएंगे, थोड़ी बहुत बात हो सकती है। वहां पे अखिलेश नाराजगी दिखा सकते हैं कि आपके एक नेताजी मुझे अखिलेश कहते हैं, तो वो भी कह देंगे हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब हम उनको समझाएंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी बहुत जरूरी है कि अपने जो सहयोगी गठबंधन है, चाहे कितना सा छोटा भी क्यों ना हो, उसके सम्मान और गरिमा की रक्षा करना कांग्रेस का पहला कर्तव्य होना भी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस तो क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को बचाने की भी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस केवल अपने अस्तित्व को बचाने या सत्ता पाने या मोदी को हटाने के लिए नहीं बनी है। ये जो क्षेत्रीय अस्मिता है, क्षेत्रीय पहचान है, इन सबको अच्छा संरक्षण अगर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस ही दे सकती है।
और इस चीज को बहुत सारे उन क्षेत्रीय दलों ने महसूस कर लिया होगा जो कभी एनडीए का हिस्सा थे। उन्हें जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो देख चुके हैं। तो उनकी भी कस्टोडियन एक तरफ से कांग्रेस ही है। जिस दिन कांग्रेस और सहयोगी गठबंधन सहयोगी दल इस बात को समझ जाएंगे, इंडिया गठबंधन जो है वापस उठ खड़ा होगा। और इतने इतने बहुत छोटी मोटी पराजय या छोटी मोटी बातों से इंडिया गठबंधन अब कोई टूटने वाला नहीं है। अगर एक आध दो दल इससे अलग हो भी गए तो अपना नुकसान करेंगे, न तो कांग्रेस का करेंगे न गठबंधन का करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये देखने की बात होगी। और हाँ, मिजोरम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो दोपहर के बाद या शाम तक नए समीकरण वहां बनने भी शुरू हो सकते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, नए गठबंधन बनने शुरू हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रशांत टंडन जी, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? जी देखिए राजीव जी, हम लोग यहाँ पे वो सवाल पूछते हैं जो बाकी मीडिया नहीं उठाता है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया ठीक है, कमलनाथ को अखिलेश वखिलेश नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कोई अखिलेश यादव से भी तो सवाल पूछे कि आप मध्य प्रदेश में क्या करने गए थे, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या आप बीजेपी को जितवाने गए थे वहां पे, क्या आप बी टीम थे मध्य प्रदेश में, क्या आप वो कर रहे थे जो तेलंगाना में ओवैसी कर रहे थे या ओवैसी करते हैं उत्तर प्रदेश में आके, आप मध्य प्रदेश में ओवैसी बनने गए थे क्या? ये सवाल अखिलेश यादव से भी पूछना चाहिए। उन्होंने किस तरीके के बयान दिए राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने किस तरीके के बयान दिए, क्या उन्होंने गठबंधन की मर्यादा को रखा अपने साथ? मुझे लगता है कि ये सवाल भी पूछना चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये सवाल भी पूछना चाहिए कि आखिर अखिलेश यादव ने उस गठबंधन की मर्यादा का पालन किया, उसका ख्याल रखा, इसलिए भी क्योंकि आप क्यों गए थे, जब अगर वहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने फाइट है इन तीनों राज्यों में, और अच्छी तरह से आप जानते हैं, और आज की तारीख में अलग लड़के भी आप कितना पाए, 1% भी आप नहीं पा पाए हैं। तो फिर आप दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। और ये सवाल अखिलेश यादव से भी पूछा जाना चाहिए। जब उंगलियां उठ रही हैं कांग्रेस की तरफ, तो 3 उंगलियां जो हैं वो अखिलेश यादव की तरफ भी उठ सकती हैं। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मायावती या आम आदमी पार्टी। मायावती जी चूंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उनको किनारे कर देते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? और यहाँ भी मिजोरम में भी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने क्यों गई है, ये भी बड़ा सवाल है। आप आखिर किस गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या सब कुछ कांग्रेस पार्टी से ही आप मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी से ही हर धर्म का पालन करवाना आप चाहेंगे, और खुद जो है उसके बाद में आप कहेंगे कि देखिए ये ऐसे बोल रहे हैं? इन सवालों का जवाब भी खोजना चाहिए। इसके 2 पहलू, सिक्के के जैसे 2 छोर होते हैं, 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर बात उसके भी 2 पहलू होते हैं। हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और सीधा आप तक। मिजोरम को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं धनंजय जी? देखिए 9, हालांकि ये 9 नहीं बल्कि 8 है, जरा इसको ठीक कर लीजिए। 8 सीटों के रुझान हैं, और जिसमें से एमएनएफ को 4 और जेडपीएम को 3, कांग्रेस को 1। ये इतनी 8 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, और इन 8 सीटों में एमएनएफ अभी भी आगे है। 26 सीटें पिछली बार आई थी, और ऐसा लग रहा है कि इन रुझानों से कि बीजेपी से अलग होकर एमएनएफ ने खुद को बचा लिया है, ये माना जाए क्या धनंजय जी? अभी ये कहना जो है थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ये जो 4 और 3 का रेशियो है, ये बतला रहा है कि त्रिशंकु की तरफ जाएंगे। आपको 21 सीट चाहिए बहुमत के लिए, और 21 सीट एमएनएफ ले ही आए ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 ये भी है, जेपीएम है। और जेपीएम अगर आता है, समझिए नज़दीक होता, और कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल जाती है ठीक ठाक, क्योंकि कांग्रेस को मुझे इसलिए उम्मीद लगती है कि राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, और केंद्र सरकार से, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ रहती है सरकार आमतौर पे, लेकिन जनता, आम आदमी जो है वोट देने वाला है, वो केंद्र सरकार के साथ चले, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो मुझे अभी त्रिशंकु की दिखाई पड़ रही है चीज़, बाकी थोड़ा सा और समय गुजरने दीजिए। उसके अलावा मैं एक बात और कहूँ कि ये हार जीत की जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो ओएसटी हैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि हमने तो ये घोषणा की थी, हमने तो कहा था उनको कि गहलोत साहब को कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे हार जाएंगे, लेकिन वो अपनी जीत पर रहे। मैं बतलाऊँ आपको, हम जब अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे एक साथी ने कहा था कि मिजोरम में
यहाँ सॉरी मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में 35 से 40 के बीच कांग्रेस को आएगी। तो हमने कहा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोले ये कांग्रेस के ही एक नेता हैं जिन्होंने इंटरनल सर्वे करवाया है और उनका कहना है। मैंने कहा यकीन करने लायक नहीं है, जो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है उसमें ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन देखिए रिजल्ट वही आया, कितना आया मुझे अब एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन उसी आसपास कुछ सीटें आई हैं। तो ये जो 35 आई है कांग्रेस को। तो ये जो है मुझे लगता है कि ढेर सारा अंतर्विरोध कांग्रेस पार्टी के भीतर रहा। और जैसा कि कहा दीपक भाई ने कि धनंजय जी अपने अंतर्विरोध और जीत सही है। कुछ जी, बोल आपकी रहे हैं? आवाज़ एक्चुअली कट रही थी। जी बताइए। नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा अभी मोबाइल से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज मैं अब ठीक है। जी, तो मैं कह रहा था कि ये हार जीत से तो है, लेकिन सबक लेना जरूरी है। हम लोग बहुत कहते रहे कि कमलनाथ जी क्यों लेके आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेकिन लेकर के आए। फिर राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, ये श्रेय देने की क्या जरूरत है? अगर आप देखिए पीछे लौटते हैं, कांग्रेस को ही अगर हम पकड़ते हैं, क्योंकि विचारधारा, कांग्रेस पार्टी मतलब विचारधारा होता है, तो विचारधारा के साथ अगर नहीं है, उसमें गड़बड़ करेंगे तो आपको परेशानी होगी। कांग्रेस को अगर याद कीजिए तो गांधी हो और नेहरू हो, ये दो वैचारिक लेवल पे ये जमीन है उनकी, एक किनारा है, एक लेफ्ट राइट। राइट मतलब दाएं बाएं जो भी आप कह लें, नदी के दो किनारे होते हैं इस तरह से। आप दोनों कुंड लगाया, फलाना किया, कई तरह तस्वीर उस तरह की नहीं मिलेगी। ये जो भी सलाह देते हैं, अब बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, राजीव गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी जी ने क्या किया। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो मध्य वर्ग में पैसा आया, और जो एक पैसे का जो है, जैसे हम किसान के बेटे हैं तो हम उस तरह से इसको देखते हैं। ये बाढ़ आती है, जब पानी जब आप नहर में या नदी में छोड़ते हैं तो कंट्रोल छोड़ते हैं तो वो सिंचाई का काम करता है। लेकिन पानी को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर बाढ़ का रूप ले लेती है, और बाढ़ में एक फसल डूब जाती है, और डूबने के बाद फसल जो है सड़ जाती है, तो वो एक फसल तो बर्बाद हो जाती है। दूसरी फसल जरूर अच्छी होती है, तो दूसरी फसल वो कौन है? मुझे लगता है राहुल गांधी को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो पूरा वो राजीव गांधी से जो नेटवर्क चला है सोनिया गांधी तक होते हुए, वो चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय जी हो, धनंजय जी, चाहे शायद आपका मोबाइल ऑन है या कुछ जी। रिंगटोन जी, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, अभी बंद हो इसको गया। ठीक कर लीजिए। जी तो ये सारी चीजें जो है, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को बैठ करके आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, और राहुल गांधी का जो ट्रैक है उसको पकड़ना जरूरी है। राहुल गांधी मुझे इसलिए प्रभावित करते हैं कि राहुल गांधी संवेदनशील व्यक्ति। राजनीति में ऐसे आमतौर पे कहा जाता है कि राजनीति में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भावनाओं से ना बहे। भावनाएं अलग चीज है, लेकिन संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी इस दौर में मुझे लगता है एकमात्र नेता है जो संवेदनशीलता दिखला रहा है। वो चाहे मणिपुर जाना हो, या कुलियों के बीच जाना हो, किसानों के बीच जाना हो। आप याद कीजिए वो जो कांड हुआ था वो दिल्ली में, जिसके बाद जो है पूरा जो है दिल्ली का जो है या देश का जो है मध्य वर्ग है एकदम सड़कों पे आ गया था, और वो मोमबत्ती लेकर के घूम रहा था। शीला दीक्षित के समय जो घटना हुई थी, रेप कांड हुआ था, उसके बाद उसमें राहुल गांधी ने कितना साथ दिया, किस कदर साथ दिया, उसका क्या मिला? फिर आप याद कीजिए कलावती का जिक्र करते हैं, कलावती जी को जो है किया, लेकिन संसद में बैठ करके गृह मंत्री झूठ बोल देते हैं, और इस पर क्या हुआ? फिर आप गौर कीजिए कि जो है राजस्थान में जो कन्हैया लाल के साथ घटना हुई, कन्हैया लाल के साथ जो है वो अशोक गहलोत वहाँ गए थे, गले लगाया उनकी पत्नी को, भरोसा दिया एक पिता की तरह या एक सरकार की तरह, और कहा कि सरकार आपके साथ है, 51 लाख रुपए दिए, उसके परिवार को नौकरी दी। लेकिन आप जयपुर में देखिए, जयपुर में क्या हुआ? जयपुर में पूरा का पूरा जो है, जो आरएसएस का जो पूरा तंत्र है, वो तमाम हंगामा करते रहे कि उसको 5 लाख दिया, उसको 51 लाख दिया। इसको काटने के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है काउंटर, आपके ही प्रोग्राम में हम लगातार बोलते रहे थे कि राहुल गांधी को पदयात्रा करने की जरूरत है। पदयात्रा की 1 साल के बाद, हमारे बोलने के बाद, और देखिए पूरा सिनेरियो बदला। कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि अगर उनका झूठ फैलाने का तंत्र है, तो आप सच फैलाने का तंत्र बनाइए। आपके चैनल में मैंने कहा था, और वो उस पर थोड़ा ध्यान दिया है, और ध्यान देने की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल धनंजय जी, आता हूं आपके पास, आपका थोड़ा नेटवर्क डाउन है। और इस वक्त 12 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 40 सीटें कुल हैं मिजोरम में, 12 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रुझानों में जेडपीएम नंबर 1 पर 6 सीटों के साथ जेडपीएम और 1 सीट पर कांग्रेस, और एमएनएफ 4 सीटों पर एमएनएफ की सरकार है, आप जानते हैं वहां, और बीजेपी उसमें सहभागी थी, लेकिन बीजेपी से पीछा छुड़ाकर मात्र 1 सीटें बीजेपी के पास थी पिछली दफा, और अब अदर्स के खाते में 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही। ये भी हम देखेंगे कि अदर्स में कौन है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कोई और है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना यही है कि 40 सीटों के जो नतीजे हैं वो बहुत जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। रुझानों में 12 सीटों के रुझान आए हैं, मिजोरम की चर्चा हम कर रहे हैं, और इस स्क्रीन पर बिल्कुल कोने में राइट साइड में आप नीचे देख रहे होंगे मिजोरम है। 4 अलग अलग राज्यों के रिजल्ट कल आ चुके हैं जिसको हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और इन 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी, जबकि 1 राज्य में कांग्रेस पार्टी। पहले कांग्रेस के पास 2 राज्य थे, अब कांग्रेस के पास 1 राज्य है जो तेलंगाना, नया राज्य। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस, और राजस्थान में भी कांग्रेस रिटेन करना चाहती जरूर थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके कई सारे कारण हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आखिर इस देश के मतदाता क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस के सिर्फ सोच लेने मात्र से या मंथन चिंतन कर लेने मात्र से कांग्रेस की जीत हो जाएगी, या मतदाता भी उस दिशा में सोचेंगे जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी सोचती है? दोनों एक पटरी पर कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस दौर में जब हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। मिजोरम में 40 में से 21 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, और बहुमत के आंकड़े पर पिछली दफा एमएनएफ पहुंची थी, जहां मिजो नेशनल फ्रंट पहुंची थी, और उसे 26 सीटें आई थी 2018 में, और 1 सीट आई थी बीजेपी को। आज क्या कांग्रेस और जेडपीएम या एमएनएफ कौन आगे निकलता है? अभी तक देखें तो 13 सीटों के रुझान है, 13 में से 7 सीटों पर जेडपीएम आगे है, और माना यही जा रहा था कि ये जो फ्रंट है, जोरम पीपल्स मूवमेंट, ये 8 अलग अलग छोटे दलों का फ्रंट है, और इस फ्रंट को क्या बहुमत मिल पाता है? तो बहुत कुछ उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है इन रुझानों से, मात्र 13 सीटों के रुझानों से, कि जेडपीएम आगे है और एमएनएफ पीछे है। एमएनएफ को मोदी जी का साथ छोड़ देने से, ये बताने से कि आपके साथ हम, जोरमथंगा वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं एमएनएफ से हैं, और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम आपके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, एक मंच पर हम लोग नहीं बैठेंगे, और न ही चुनावी भाषण में आपके साथ हम हिस्सा लेंगे। इसके बाद मोदी जी, शायद यही कारण रहा हो या कुछ और भी कारण रहा हो, उसके कारण वो नहीं गए। मिजोरम एक ऐसा राज्य जहां मोदी जी चुनाव प्रचार में नहीं गए, और गिनीज बुक में ये दर्ज भी हो सकता है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई भी ऐसा राज्य नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई ऐसा चुनाव नहीं छोड़ा, और लोकल चुनाव तक, लोकल बॉडी के चुनाव, मुझे याद है कि दिल्ली का जब लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा था, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गांव-गांव, गली-गली घूम रहे थे। हालांकि गांव दिल्ली में कम है, लेकिन गली मोहल्ले में जरूर घूम रहे थे। और लेकिन इस बार मिजोरम जैसे स्टेट में नहीं जाना क्या मायने रखता है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। 13 सीटों के रुझान आपके सामने हैं, 13 में से 7 सीटों पर जोरम पीपल्स मूवमेंट आगे है, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे है, और एमएनएफ 4 सीटों पर आगे है। क्या यहां बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है? ये चर्चा भी करेंगे। एक बार आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास में। अमलेंदु जी, कैसे देख रहे हैं आप, और मिजोरम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से? कांग्रेस के लिहाज से तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी के हिसाब से ये स्टेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मिजोरम? राजीव, मिजोरम बीजेपी के लिहाज से इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद होगा खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबी चौड़ी गेंद हाकी थी कि पूरे पूर्वोत्तर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और सारा पूर्वोत्तर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि पूरा पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है कि नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिजोरम नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, उसका क्या परिणाम निकल करके आता है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम चले भी जाते तो क्या परिणाम इसके निकल करके आते हैं। मुझे लगता है कि इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
दूसरा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है राजीव जी, उसमें पूर्वोत्तर की भी बड़ी भूमिका होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर से सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई है लोकसभा में। तो ये उसका पूर्वोत्तर जो है वो का किला बचा रहता है कि नहीं बचा रहता है, ये भी जो है मिजोरम के चुनाव काफी हद तक तय करेंगे, क्योंकि मणिपुर का प्रभाव जो पूरे पूर्वोत्तर पे पड़ना जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि पूरे पूर्वोत्तर पे उसका प्रभाव पड़ रहा है। और जिस तरीके से एन बीरेन सिंह की सरकार को बचा करके रखा भारतीय जनता पार्टी ने, और 200 दिन से ज्यादा हो गए, इंटरनेट बंद है और अभी भी जो है हिंसा वहां मणिपुर में नहीं रुक रही है, तो इस सबके परिणाम पूरे पूर्वोत्तर में क्या पड़ने वाले हैं, इसकी तरफ भी यहाँ के चुनाव जो है काफी कुछ निर्धारित करेंगे और काफी कुछ इसकी तरफ इशारा देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है। दूसरा ये देखना होगा राजीव जी कि वहाँ क्या लड़ाई जो है वहाँ के क्षेत्रीय दलों के बीच में ही रहती है, या वहाँ कांग्रेस एक तीसरे प्लेयर के रूप में उभरती है कि नहीं उभरती है, ये भी जो आज के चुनाव के परिणाम जो है काफी कुछ निर्धारित करेंगे। अगर मान लीजिए वहाँ केवल क्षेत्रीय दलों के बीच में ही मुकाबला रहता है, तब भी ये देखना होगा कि जो क्षेत्रीय दल है जिनके बीच मुकाबला है वो किस विचारधारा के हैं, और किस तरह होगा 2024 के बाद अगर कुछ परिस्थितियां बनती हैं पूर्वोत्तर से किसी समर्थन की, तो वो किस तरफ झुक सकते हैं, इसका भी जो है काफी नजर रखने की आवश्यकता होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मिजोरम का महत्व जो है वो बढ़ जाता है इस चुनाव में। तो मान लीजिए कि अगर आज मिजोरम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं आता है, तो फिर उम्मीद करनी चाहिए हमारा जी चल रही है बिल्कुल बिल्कुल आता हूं आपके पास। एक कमेंट लेना चाहता हूं बुशरा खानम जी से। बुशरा जी, कैसे देखा जाए, क्या कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, मिजोरम का चुनाव बीजेपी के लिहाज से? जी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखना होगा कि क्या जिस मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कोई बात नहीं की, और जो मणिपुर जो है इंटरनेशनल इशू बना और जिसको लगातार उठाया गया, और हमने देखा कि किस तरह से जो महिलाओं की जो तस्वीर सामने आई वो वायरल वीडियो होने के बाद उस पर बात करना मजबूरी एक तरह से बन गया बीजेपी के लिए। और फिर उसके बाद जो पूरे देश में हमने देखा कि महिलाओं ने लगातार इसको लेकर बात की, और वो जो तस्वीरें वो आज भी जहन में उसी तरह से ताज़ा है, वो निकलती रही। एक महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी वो वीडियो अगर नजर से गुजर जाती है तो पूरे बदन में जो है वो सिहरन हो जाती है कि उन महिलाओं के ऊपर क्या गुजरी होगी। और उसके बाद आप ये देखें कि वहां के चीफ मिनिस्टर का कोई रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो क्या उसका असर मिजोरम पर देखने के लिए मिलता है, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमें थोड़ा सा मिजोरम का इतिहास भी देखना चाहिए कि 1987 में वो पूर्ण राज्य बना था, और पूर्ण राज्य बनने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, और लगातार कांग्रेस और एमएनएफ जो है वो सत्ता में रही है। 1998 में 1998 में विधानसभा चुनावों के बाद एमएनएफ के जो जोरमथंगा है, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बने थे, और 10 साल का शासन रहा था कांग्रेस का उससे पहले, जिसको चैलेंज किया था एमएनएफ ने, और फिर उसके बाद जोरमथंगा जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन फिर उसके बाद 2008 और 2013 में एक बार फिर से कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी, लेकिन फिर से शासन एक बार फिर से एमएनएफ के पास चला गया था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इसके जरिए कि टक्कर जो है अब तक हमेशा कांग्रेस और एमएनएफ के बीच ही देखने के लिए मिली है, 1987 से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस का जो होल्ड था वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। और अभी की अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी के जो रुझान की हम बात करें, क्योंकि कल की अगर से कंपैरिजन करते हैं, जो रुझान शुरू से बने थे वही रुझान तकरीबन हमें बात तक ही देखने के लिए मिले। तो अगर इन रुझानों की अगर हम बात करें, जहां पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी बराबर बराबर पर आए हुए हैं दोनों दल, तो जेडपीएम जो है वो एक कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जेडपीएम कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आता है, और अगर त्रिकंशु जो है या फिर हंग असेंबली वहां पर अगर बनती हुई नजर आती है, और कांग्रेस अगर एक रिस्पेक्टेबल नंबर पर पहुंच जाती है, तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या जेडपीएम और कांग्रेस मिलकर
सरकार बनाते हैं, और क्या फिर ये कहा जाए कि देखिए अब 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे जिनमें से 2 पर सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब रही है। ये कहना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हेडलाइंस मैनेजमेंट का खेल जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आई है। अगर ये उल्टा भी होता कि माना कि 2-3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती और तेलंगाना या मान लीजिए मिजोरम में बीजेपी की सरकार बनती, तो आप देखिए कि जो जी सरकारी मीडिया है उसकी हेडलाइंस मैनेजमेंट का पूरा सिलसिला जो है वो दूसरी तरह से शुरू हो जाता कि देखिए साउथ में और पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर से झंडा लहराया है और बीजेपी ने सत्ता पर वो काबिज हुई है। तो ये हमें देखना है, ये लफ्जों की जो बाजीगरी है इसके तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं लफ्जों की बाजीगरी लोगों के जहन में घर करती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मिजोरम आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल राइट साइड में नीचे मिजोरम, और मिजोरम में काउंटिंग चल रही है हमारे स्क्रीन पर आप देखिए। और 19 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं, 19 सीटों के रुझान जो सामने आए हैं उसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM 8 सीटों पर आगे है। MNF जो इस वक्त सत्ता पर काबिज है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, वो 6 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस पार्टी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 4 सीटों पर आगे है, अदर्स के खाते में 1 सीट। और ये महत्वपूर्ण यहां है कि अगर 21 सीटें अगर आपके पास नहीं आती हैं तो आप बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाएंगे, नहीं पार कर पाएंगे, तो फिर यहां त्रिशंकु विधानसभा की गुंजाइश बनेगी, हंग असेंबली जिसे कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कौन किसके साथ जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ZPM और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, और इन दोनों को ZPM और कांग्रेस को मिला दें तो 12 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का खाता रुझानों में नहीं खुल पाया है। ये एक बड़ी बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और क्या यहां से बीजेपी के लिए जो मणिपुर में हुआ उसका झटका माना जाएगा? बीजेपी के लिए यह चुनाव, या इस देश के पूर्वोत्तर के रहने वाले जो लोग हैं, वोटर्स, नागरिकों के लिए यह चुनाव क्यों अहम हो जाता है? ना सिर्फ मिजोरम के लिए बल्कि मणिपुर, असम, उधर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, इन तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इन राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किलें क्या बढ़ जाएंगी? 25 सीटें लोकसभा की हैं इन पूर्वोत्तर के राज्यों में, 25 सीटों पर काबिज होना भी क्या आसान नहीं होगा? 2024 के चुनाव को 2023 के इन चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, उसमें भी कल जो रिजल्ट आया है उससे आप नहीं आंक सकते हैं। पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत हो या हिंदी पट्टी हो या दक्षिण भारत हो, दक्षिण भारत के दरवाजे बीजेपी के लिए कैसे बंद हो गए हैं ये आप लोग देख चुके हैं। कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी को तेलंगाना में भी हार नसीब हुई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हिंदी पट्टी में देखा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के मुकाम पर आने के बाद भी क्या बीजेपी 2024 को इतनी आसानी से जीतने जा रही है? बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी सामने है, और इंडिया गठबंधन की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि उसे फाड़ना, लांघना बहुत मुश्किल होगा शायद आने वाले वक्त में। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और 14 सीटों पर ZPM आगे है। देखिए 27 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। 14 सीटों पर ZPM, कांग्रेस 4 पे, MNF 8 पे। और यहां से एक दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है। ZPM के समर्थन में तमाम दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर का सूरत हाल हम यहां रख रहे हैं। पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। राजीव जी, इस वक्त की जो तस्वीर दिख रही है मिजोरम की, तो उसमें बीजेपी का साथ छोड़ने पर मिजो नेशनल फ्रंट ने अपनी इज्जत बचा ली है, और सरकार बनाने की तरफ ZPM बढ़ रहा है। अब उसको अगर समर्थन की जरूरत होगी तो कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी बड़ी हेडलाइन यहाँ पे ये आ रही, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कि कर्नाटक और में चुनाव हारने के बाद, तेलंगाना में खराब प्रदर्शन के बाद, बीजेपी क्या केवल हिंदी पट्टी की पार्टी रह गई है? क्योंकि यहाँ मिजोरम में आप उसको अदर्स में गिन रहे हैं। नेशनल पार्टी के साथ मैंने नहीं देखा कि देश के किसी हिस्से की टैली में उसकी गिनती अदर्स में हो।
यानी गोवा में भी अगर चुनाव होता है, सिक्किम में भी चुनाव होता है, तो कांग्रेस आदर्श में नहीं जाती है। तमिलनाडु में भी चुनाव होता है तो कांग्रेस आदर्श में नहीं जाती है। जहां पे कांग्रेस दशकों से सत्ता से बाहर है, उत्तर प्रदेश में, वहां भी कांग्रेस की गिनती आदर्श में नहीं होती है। तो ये बीजेपी के लोगों के सोचने की बात है कि उनको किस तरीके की पार्टी बनानी है, कितना उनको विस्तार करना है, क्योंकि विस्तार में वो कामयाब नहीं हुए, कंसोलिडेशन में कामयाब हुए हैं। तो कंसोलिडेशन में बीजेपी बहुत कामयाब है, एक्सपेंशन में कामयाब नहीं है। और यहाँ भी वही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी जिसकी गिनती आदर्श में हो रही है। राजीव जी जी बिल्कुल, नेशनल पार्टी जिसकी गिनती आदर्श में, वो भी पूर्वोत्तर में, जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इनकी सरकार है और ये मिजोरम में भी इनकी सरकार थी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आदर्श में अगर बीजेपी की गिनती हो रही है और आदर्श में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला है, तो आप मान सकते हैं कि क्या सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी, वो भी हिंदी पट्टी की पार्टी रह गई है बीजेपी? और क्या सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी बनकर बीजेपी 2024 में फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी? एक बड़ा सवाल है, इस सवाल के तह में जाने की जरूरत है और ये उन कांग्रेस के समर्थकों के लिए भी सोचने की जरूरत है कि आप निराश इतने कल से क्यों हैं। कल से कांग्रेस के कई लोगों से बातचीत हो रही थी, प्रशांत जी, राहुल लाल जी, धनंजय जी और बुशरा जी, आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बता दूं, कांग्रेस के कई साथियों से बातचीत हो रही है, बहुत निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक अगर बीजेपी नहीं है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी, उसमें भी आप गिन लीजिए, क्या वेस्ट बंगाल में बीजेपी है? उसका जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए। और क्या उधर ऊपर जम्मू कश्मीर में बीजेपी है? उसका जवाब भी आप ढूंढ लीजिए। पूर्वोत्तर में बीजेपी अगर ये सूरत हाल रहता है तो फिर कहां बढ़ती है, कहां जाती है, उसका हाल भी आपको पता चल जाएगा। इस बीच 33 सीटों के 40 में से 33 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 18 सीटों पर जेडपीएम आगे है, 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है और एमएनएफ 9 सीटों पर आगे है। और यह साफ दिखाई दे रहा है, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, कि एमएनएफ ने अपनी इज्जत बचा ली है। एमएनएफ ने ऐन वक्त पर तलाक लेकर बीजेपी से अपनी इज्जत बचा ली कि उसके साथ नहीं, अब खुद अकेले रहो और अपना घर द्वार खुद संभालो। तो ये जो स्थिति है वो साफ दिखाई दे रहा है। जेडपीएम जो है वो अलग अलग है। राहुल लाल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है मिजोरम? कई लोग कह रहे थे मिजोरम छोड़ दो, क्या बैठोगे सुबह 7 बजे से, लेकिन बैठ के चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से एक दूसरी दिशा दिखाई देती है देश के सियासत की। यहां से असम दिखाई नहीं देता। असम में हिमंता विश्व शर्मा और जो एक पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके चेयरपर्सन वही हैं जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। और क्या वहां 25 सीटों को साध पाने में अब हिमंता विश्व शर्मा जो हैं वो सफल हो पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और यहां से एक तस्वीर और दिखाई देती है कि मणिपुर को आपने इग्नोर करके अच्छा नहीं किया, जिस पर सबकी निगाहें, न सिर्फ देश की निगाहें बल्कि यूरोपियन संसद से लेकर के विदेश के तमाम अलग अलग देशों में आप देखें, अमेरिका, यूरोप, उधर दूसरे देशों में भी आपकी स्थितियां अच्छी नहीं रही। राहुल लाल जी, देखिए, हम लोगों को ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मिजोरम के लिए बना था। 30 अक्टूबर की वो तिथि भी तय हुई थी, लेकिन अंततः अंतिम समय में जो है कि उसे कैंसिल कर दिया गया और वहां के मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा था कि हम उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि उन्होंने जो दूरी बनाई भारतीय जनता पार्टी से, उसी के कारण से ये संख्या नजर आ रही है। देखिए, जो मणिपुर का पूरा मामला है, मणिपुर से पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत जो है वहां पे उसकी पूरी तस्वीर हम लोगों को नजर आ रही है। और वही कारण है कि मणिपुर संकट को अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते सुलझा देती, मणिपुर को भी जानबूझ के जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी की विभाजन करने की राजनीति है, जिस तरह से वहां के 2 समूहों में आग लगी और उस आग को बुझाने की तुलना में उसमें और डीजल पेट्रोल डाल के उसे भड़काए रखा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वैसे समय में देखिए मिजोरम में हम लोग जेडपीएम को देख रहे हैं कि आप जो एक स्थानीय संवेदना है, जो मानवीय तत्व है, उन सब चीजों को आप मणिपुर में दूर नहीं कर सके ना। जो तमाम चीजें हुई वहां पे, कुकियों के साथ जो व्यवहार हुआ वहां पे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ। और देखिए, काफी ज्यादा उन समूहों का जो है कि मिजोरम में भी संकेंद्रण है। और मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए, ये तो इसका अभी स्थानीय मतलब अभी कह सकते हैं कि हाल के कारक है।
पुराने कारक अगर देखें तो हम लोग को 2021 नहीं भूलना चाहिए। सोचिए कि अगर 2021 में हम लोगों ने देखा था कि असम और मिजोरम के बीच में किस प्रकार का विवाद तैयार हुआ था, खूनी संघर्ष की स्थिति आ गई, यानी असम की जो पुलिस थी और जो मिजोरम की पुलिस थी, आपस में दोनों के बीच में फायरिंग की स्थिति हो गई, गोलीबारी की स्थिति हुई थी, और दोनों के दोनों राज्य जो है वो एनडीए के घटक दलों में शामिल थे। तो दो एनडीए के घटक दल, जिससे कि उम्मीद की जाती थी कि आप पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों को आप जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन आप वो सेतु न बन के आप उल्टे जो है उसमें विभाजन की आग लगा रहे थे। ये सब पृष्ठभूमि में मिजोरम में वोटिंग हुई है। तो मिजोरम के वोटिंग मणिपुर के मामले से, मिजोरम की वोटिंग असम के मामलों से, इन तमाम मामलों से जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि जेडपीएम का बिल्कुल जो है कि वो जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, और मिजो नेशनल फ्रंट एक काफी पुरानी पार्टी थी, जो एक तरह से मिजो अकाउंट के माध्यम से जिसका जन्म हुआ था। उस समय तमाम आतंकवादियों ने जो है कि अपना वो एक आतंकवादी समूह से हटके समझौता करके फिर वो राजनीति के मुख्य पटल पे उभरे। तो पुरानी पार्टी, कांग्रेस तो खैर पुरानी पार्टी है ही। तो ऐसे स्थिति में उनको भी कहना पड़ गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हैं। तो आज वो फिगर्स हम लोग को नजर आ रही है कि वो 8 के नंबर पे है, लेकिन कभी भी जेडपीएम जो है वो एमएनएफ से मदद नहीं लेगी। अगर जेडपीएम को अपने बल पे अगर पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया तब तो सही है, लेकिन अगर जेडपीएम को अपने स्तर पे बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें सहयोग लेने के लिए सिवाय कांग्रेस के और कौन मिलेगा। तो स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर में मिजोरम एक ऐसी राज्य है जहां पे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टीम इंडिया की खातेदारी वाली हो सकती है। अब वहां पे मिजोरम का कोई भी घटक दल इस समय जो है वो टीम देखिए, इंडिया का सत्ताधारी मेंबर एमएनएफ नहीं को है। 8 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जबकि जेडपीएम को 21 सीटें मिली हैं। मिजोरम में रुझानों में जेडपीएम को बहुमत मिल चुका है। रुझानों के आधार पर जेडपीएम बहुमत के आंकड़े को छू चुका है। ये फ्रंट 34 नहीं बल्कि 35 सीटों के रुझान जो आए हैं, उन रुझानों में हम देख रहे हैं कि जेडपीएम को, जोरम पीपल्स मूवमेंट को 21 सीटें और बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए। तो ये कांग्रेस यहां 5 सीटों पर, एमएनएफ यहां 8 सीटों पर, जबकि जेडपीएम 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी यहां दिखाई दे रही है। ये रुझानों में आप देख रहे हैं 34 सीटों के जो रुझान हैं वो महत्वपूर्ण रुझान, और इस आधार पर जेडपीएम काफी आगे निकलते हुए। और सबसे बड़ी बात कि यहां अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं है। अदर्स पहले लग रहा था, मैं अभी चेक कर रहा था कि ये अदर्स में कहीं बीजेपी तो नहीं है, लेकिन यहां देखिए अदर्स शून्य हो चुका है, यानी बीजेपी कहीं नहीं है। और अगर यहां अदर्स में भी बीजेपी नहीं है तो क्या बीजेपी को अब नोटा में खोजा जाए? राहुल लाल जी, देखिए, बीजेपी को तो नोटा में भी खोलने से नहीं मिलेगा। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके काउंटिंग को कल नहीं कराया। देखिए, उनको पता था कि कल पूरे देश की निगाहें टिकटिकी लगा के जो है कि मिजोरम के चुनाव पे होगी, और वो जो नहीं चाहते थे कि उनकी इमेज खराब हो, तो उन्होंने अपना इमेज बिल्डिंग के लिए इस पूरे इलेक्शन को ही जो है कि काउंटिंग को टाल दिया आज के लिए। और हम लोग देख रहे हैं कि उसके कोई मजबूत कारण नहीं दे पाए। और मिजोरम के चुनाव के लिए देखिए समझना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट की जो तमाम पार्टियां हैं वहां पे एक नेचर होता है। मतलब ये जो जेडपीएम अपने बल पे बहुमत की तरफ अग्रसर हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि वहां पे जो पार्टियां आगे बढ़ती हैं वो केंद्र सरकार के साथ संबंध बनाने के लिए इच्छुक होती हैं। तो केंद्र के साथ तालमेल बनाने वाली पार्टियों को ही जनता प्राय समर्थन देती हुई रही है। लेकिन इस समय जेडपीएम, जिसका भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध नहीं है, वो आगे बढ़ रही है। और वो आगे इसलिए बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। तो अगर कल के हम लोग तेलंगाना के अगर क्षेत्रीय पार्टियों के संदर्भ में देखें तो एक बड़ा सा मैसेज जा रहा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो दक्षिण भारत हो, कि आप अगर बीजेपी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे भी संबंध रखेंगे तो उसकी कीमत कल बीएमएस को भी चुकानी पड़ी है। और उसकी कीमत यहाँ पे कहीं न कहीं, अभी अगर ये स्थितियां ना होती, अब सरकार में जो है कि अगर एनडीए के साथ जो है कि एमएनएफ शामिल नहीं होती तो उनकी सरकार की स्थिति होती यहाँ पे। लेकिन एमएनएफ चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का मोहर लगा था, इसलिए वो 8 पे टैली में देख रहे हैं। जेडपीएम नई पार्टी है और उनका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, इसलिए वो 21 के आंकड़े पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 21 के आंकड़े पर जेडपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, और जोरम पीपुल्स मूवमेंट 21 सीटों के साथ, और बहुमत के लिए भी 21 सीटें चाहिए। बहुमत के आंकड़े को छूते हुए ये फ्रंट को हम देख रहे हैं, इस मूवमेंट नाम की पार्टी को हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर आगे है, जबकि 8 सीटों पर एमएनएफ आगे है, लेकिन अदर्स के खाते में एक भी नहीं है। यहां पर पिछली दफा 2018 में सत्ता पर काबिज हुई थी बीजेपी, एमएनएफ
के साथ। बीजेपी के पास उस समय मात्र एक सीट थी और इस वक्त एक भी सीट नजर नहीं आ रही है। बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जबकि आम आदमी पार्टी यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो 4 सीटों पर वहां चुनाव लड़ रही है। इन लोगों का क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। इन पार्टियों